Hello everyone, welcome to India's largest learning platform, that is obviously an academy, and very warm good morning to all of you and very happy new year to all of you. चलिए, तो मेरा नाम है अनुराग शर्मा और मैं आपको ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज। और मुझे यूपीएससी और स्टेट पीएससीज की फील्ड में मेंटरिंग का और टीचिंग का मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस है। और जो कोर एरियाज में मैं आपको प्रिपेयर करूंगा वो है प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल। ऑप्शनल क्लासेस अलग से होंगी। ठीक। ग्रेजुएशन मेरा हुआ है MRSC देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से और मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क MPPU भोपाल से। टेलीग्राम लिंक आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, और इसको ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप को हमारे, क्योंकि यही ग्रुप है जो आपके और मेरे बीच कम्युनिकेशन का एक वाइटल मीडियम है। ठीक। जो भी डाउट्स आप लोगों के हैं वो मैं इसी पर सॉल्व करूंगा, इसी पर लूंगा। और जो भी मैं कंटेंट जो मटेरियल आपको दूंगा, PDF मटेरियल्स, ठीक है, और कहाँ से क्या पढ़ना है वो सारा मटेरियल वो अपन कहाँ से कंप्लीट करेंगे, इसी ग्रुप से। ठीक। तो प्लीज़ इसको आप ज्वाइन करिए। फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो भाई अनअकैडमी पर आपको सबसे पहले मिलता है डेली लाइव क्लासेस। लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल है, पर रिकमेंडेड रहेगी लाइव क्लास, क्योंकि लाइव क्लास में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने मेंटर से। स्ट्रक्चर कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पर, जो सिलेबस पूरे डिजाइंड है आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक। और आपके सिलेक्शन को फोकस करते हुए, है ना, ना कि ज्ञानवर्धन तो चलता रहेगा, सिलेक्शन बहुत जरूरी है पहले। ठीक। तो इसके अलावा लाइव टेस्ट आपके पास मौजूद हैं ताकि आप अपने आप को एवेल्युएट कर पाएं आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक। और ये जो एवेल्युएशन यहाँ पर आपको मिलता है अकेडमी पर, ये बहुत लार्ज स्केल एवेल्युएशन है। लगभग हजारों लाखों स्टूडेंट्स में आप अपने आप को एवेल्युएट कर पाएंगे। ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस अवेलेबल है आपको इन सभी चीज़ों का, है ना, तो कभी भी कहीं भी जैसे भी आप चाहें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। इसके लिए केवल आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, जो कि अगर आप गूगल प्ले से कर सकते हैं अगर एंड्रॉयड यूज़र है तो, और एप्पल यूज़र है तो ऐप स्टोर से कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पेड कंटेंट भी है और फ्री कंटेंट भी है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बहुत से स्टूडेंट्स इस चक्कर में थोड़ा सा जो मतलब अभी हाल फिलहाल चूंकि स्थिति जो कि नाजुक है, तो यहाँ पर बहुत सारा फ्री कंटेंट है, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। तो प्लीज़ ऐप डाउनलोड करिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए, पढ़ाई को ब्रेक ना लगाइए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं या ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको मौका मिलता है ऑल इंडिया लेवल की फैकल्टीज से पढ़ने का मौका, है ना। तो आपको लंबी लंबी दूरियों तक जाने की आवश्यकता अब नहीं है। अब आप अपने घर पर आराम से इन फैकल्टियों से पढ़ सकते हैं। ठीक। तो इन फैकल्टीज को बहुत लंबा एक्सपीरियंस और बहुत लंबा एक्सपोजर है। ठीक है। मृणाल सर के बारे में सभी जानते हैं। ठीक। सुदर्शन सर, रोमन सर। ठीक। तो ध्यान रखिएगा। फर्दर अपन जो यहाँ पर कंप्लीशन रहता है वो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कंप्लीशन है ना, शॉर्ट टर्म सिलेबस कंप्लीशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका भाई यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एग्जामिनेशन है। इसमें एक बहुत कहने का मतलब ये है कि एक वेल एजुकेटेड जेंटलमैन या वेल लर्नेड पर्सन की आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, जिसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो बेसिक्स आप तो पढ़ते ही हैं, साथ साथ उस बेसिक के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी पड़ती है वेरियस सब्जेक्ट्स में। ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है सिलेबस का। फर्दर जो कोर्सेज यहाँ पर चलते हैं, एक प्लस कोर्स है और एक आइकनिक कोर्स है, ध्यान रखिएगा। प्लस कोर्स में आपको मिलता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और शेड्यूल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। स्ट्रक्चर शेड्यूल पूरा मिलता है। ठीक है। तो ये फैसिलिटीज आपको प्लस कोर्स में मिलती हैं। ठीक। साथ ही साथ अगर आप आइकनिक कोर्स लेते हैं तो थोड़ी सी आपकी फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी, जिसमें आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, एक डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा और पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगा। ठीक। तो इन दोनों में से जो भी आप इच्छुक हो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप अनुराग 27 का कोड यूज करिएगा। ठीक। ये आपकी डिस्काउंट के पहले की फीस है और ये डिस्काउंट के बाद की फीस रहेगी। ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है ना, न्यू स्टूडेंट के लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि भाई थोड़े से लॉन्ग टर्म कोर्सेज ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम है आपका यूपीएससी सीएससी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम है। ठीक। और जो ओल्ड स्टूडेंट है ऑलरेडी, जिनको केवल एक या दो सब्जेक्ट्स जिनके वीक हैं, कमजोर हैं, उनको केवल प्रैक्टिस करना है, तो वो थोड़े से शॉर्ट टर्म कोर्सेज पर जा सकते हैं। ठीक। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो न्यू स्टूडेंट के लिए भाई लॉन्ग टर्म कोर्स 10% डिस्काउंट। ठीक। अनुराग 27 कोड ध्यान रखिएगा।
फर्दर ये आइकनिक कोर्स है, तो आइकनिक कोर्स में मैंने आपको बताया कि आपकी फैसिलिटीज बढ़ जाती हैं। सारी फैसिलिटीज आपको आइकनिक कोर्स में मिलेंगी। 10% डिस्काउंट के लिए अनुराग शर्मा, अनुराग 27 कोड इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक, चलिए फर्दर। तो जिस प्रकार से जीएस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसी प्रकार से ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल हैं। ठीक, क्योंकि ऑप्शनल बहुत वाइटल होता है यूपीएससी में, तो ऑप्शनल बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ऑप्शनल अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप 10% डिस्काउंट के लिए अनुराग 27 कोड का यूज़ करें। जो भी आपका ऑप्शनल रहेगा वो बिल्कुल पढ़ा जाता है। ठीक, फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। आपके एग्जाम में 6 मंथ से भी कम का समय बचा है अब। ठीक, यूपीएससी सीएससी 2021 में, तो बिल्कुल बहुत स्पीड अप करने की तैयारी, स्पीड अप करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसी को देखते हुए एक बैच लॉन्च किया गया है जो कि 28 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक, जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 को फोकस करेगा, और इसमें पूरा आपको प्रीलिम्स का सिलेबस का कवरेज मिलेगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी विद एनालिसिस, पीडीएफ का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशन मिलेगा पूरा। क्लियर है? फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं। और भी बैचेस स्टार्ट हुए हैं, जैसे आप ये 6 मंथ के बैचेस तो हैं ही, और बोथ मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो 2022 को टारगेट भी किया गया है, 2023 को टारगेट भी किया गया है, तो 1 ईयर और 2 ईयर बैचेस भी हैं। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में। ठीक, यहाँ पर आपको केवल कोड यूज करना है ANURAG अनुराग 27 और 10% डिस्काउंट। ठीक, डिस्काउंट जन्म सिद्ध अधिकार होता है भारतीयों का, तो बिल्कुल लें इसको। ठीक है, चलिए फर्दर अपन बात करते हैं। तो भाई आइकनिक सब्सक्रिप्शन जो है हमारा, वो आइकनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइस हाइक बहुत जल्द होने वाली है। ठीक है, तो अभी जो प्राइस है, जो कम प्राइस है, उस पर सब्सक्राइब करें और कम प्राइस होने का फ़ायदा उठाएं। ठीक, प्राइस हाइक के पहले आप इसको ज्वाइन करें। ठीक है, तो क्या क्या फैसिलिटीज में मिलती है मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आपको एक पर्सनल कोच मिलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो कि आपकी पूरी प्रिपरेशन पर एक तरीके से पर्सनल पूरा व्यू देते हैं, आपको पर्सनल फीडबैक देते हैं। क्लियर है? और पूरी प्रिपरेशन पर नज़र रखते हैं। ठीक, साथ ही साथ मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस की जाएगी डेली, और डेली जो है आपके आंसर चेक करके आपको फीडबैक दिया जाएगा। ठीक, और फिर जो स्टडी बूस्टर सेशन रहेंगे उसमें, ठीक है, हाईली इंटेंसिव वर्कशॉप्स रहेंगे और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसको ज्वाइन करिए आइकनिक सब्सक्रिप्शन को। ठीक, अनुराग 27 का कोड याद रखिएगा, अनुराग 27। ठीक, फॉर 10% डिस्काउंट। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूएशन में है, जो हमारा लास्ट टॉपिक था लेक्चर 12 जो हम पढ़ रहे हैं, और उसका आज पार्ट 2 है। ठीक है, और इस टॉपिक का नाम है वॉल्केनो, वोल्केनिज्म एंड एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया फिजिकल ज्योग्राफी में 3 पार्ट्स होते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी। ठीक, तो इन तीनों को हम पढ़ेंगे। ठीक, ज्योग्राफी का सिलेबस बड़ा है, थोड़ा समय लगेगा, पर एक बार आप पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे तो सबसे बेहतर आपकी प्रिपरेशन होगी। मतलब दोबारा आपको फिर ज्योग्राफी को केवल रिवाइज करना रहेगा। ठीक, उसके अलावा कोई टेंशन नहीं बचेगा ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ा चुका हूँ, तो कृपया उन लेक्चर्स को देखें, है ना। जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स अपन देख चुके हैं, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देख चुके हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टाइम एंड इंटरनेशनल डेट लाइन अपन देख चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे लेक्चर्स, ये जो आप जो अभी लेक्चर देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वो प्लेलिस्ट देखिए, है ना, और प्लीज़ पूरे लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। ठीक है, ताकि मैं जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं जहाँ तक पहुँचाना चाह रहा हूँ आपको, आप वहाँ तक पहुँचें प्रॉपर। ठीक है, अगर आप बीच बीच में ऐसे आइसोलेशन में एक आध लेक्चर देखेंगे तो देखिए अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट भी है, साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है। और यहाँ पर क्या है, शुरू से लेक्चर 1 से लेकर अगर आप कंटिन्यूएशन में है तो ही अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी इन लेक्चर्स की, अदरवाइज नहीं बन पाएगी। टूटी फूटी अंडरस्टैंडिंग से अगर आप तैयारी करेंगे तो फिर देखिए कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा सब्जेक्ट में। और बेसिकली जैसे मैं कुछ बेसिक सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, है ना, तो ये जो 5 सब्जेक्ट है भाई आपके, ये बेसिक सब्जेक्ट है, इनको स्टैटिक सब्जेक्ट भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट को आपको एक अच्छे लेवल पर तैयार करके रखना पड़ता है साइड में, ध्यान रखिएगा। और इन बेसिक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद ही आपके दूसरे सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस अगर आप कर चुके हैं पूरी तरीके से, तो ही आपकी करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। करंट अफेयर्स के साथ साथ जो दूसरे आप करंट में बहुत सारे सोशल इश्यूज पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग काफी बेहतर होगी। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली हिस्ट्री और ज्योग्राफी से लिंक होते हैं। ठीक,
तो जो न्यू स्टूडेंट है भाई उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले इन 5 सब्जेक्ट को आप बेहतर करके रख दें। ठीक, उसके बाद फिर अपन सारी चीजें देखेंगे। ठीक, क्लियर है? तो समझिएगा बात को। भाई लोग क्या करते हैं भाई, फटाफट क्या करते हैं तैयारी के नाम पर शुरू से फर्स्ट डे से आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग देखिए, जो अंडरस्टैंडिंग आपका एग्जाम मांग रहा है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक, प्रिपरेशन लगती है। ठीक है, तो फर्दर चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत हुआ ज्ञान मंचन। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ भाई वॉल्केनो वॉल्केनिज्म में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, किस किस प्रकार से इरप्शन होता है, वेंट इरप्शन होता है, फिशर इरप्शन होता है, मैग्मा और लावा में अंतर क्या है, सोर्स और मैकेनिज्म ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन क्या है, किस प्रकार से पूरा मैकेनिज्म डेवलप है, पूरा मैकेनिज्म वर्क करता है वॉल्केनिक इरप्शन का। ठीक है, फिर कंपोनेंट ऑफ वॉल्केनो कौन कौन से होते हैं। ठीक, फिर मटेरियल्स कौन कौन से इजेक्ट होते हैं वॉल्केनिक इरप्शन के समय पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, ध्यान रखिए, लेपिली की और लेपिलीज के बारे में पूछा गया है सवाल कई बार। ठीक है, तो कौन कौन से मटेरियल इजेक्ट होते हैं ये कल मैं आपको बता चुका हूं। तो हम जो कल पढ़ रहे थे वो था क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोज। क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोज। ठीक, और कल मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियडोसिटी पढ़ा चुका हूँ। पीरियडोसिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, हालांकि ये आउटडेटेड है। ठीक, आउटडेटेड है और इसको अब यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो बेसिकली जो दो इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लावा, तो एसिडिक वॉल्केनोज या बेसिक वॉल्केनोज में आपको पढ़ा चुका हूँ ये। ठीक है, आज हमें पढ़ना है दिस पार्ट। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन। ठीक, तो हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, ये वाला पार्ट मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ, तो जो प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है, या जो ये वाला लेक्चर देख रहे हैं यहाँ सीधे सीधे, वो प्लीज जाकर पुराना लेक्चर देखें, है ना, और ये बेसिक्स जो मैंने जो वॉल्केनो के बारे में पढ़ाया है वो कंप्लीट करें। ठीक है, ऐसे अपन अर्थक्वेक्स भी कंप्लीट कर चुके हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, फर्दर अच्छा एक चीज आगे बढ़ने से पहले, कल एक अरुण नाम के स्टूडेंट थे। ठीक, तो अरुण नाम के स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा था। ठीक है, वो डाउट ये था कि सर अगर जो अपनी क्रस्ट है, क्या है, क्रस्ट अगर तैर रही है किसके ऊपर, बहुत ही ज्यादा हॉट मॉल्टन एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, तो क्रस्ट क्यों नहीं पिघल रही है। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, जिसका मैंने आंसर भी दिया है कमेंट में लास्ट टॉपिक में। तो इसका आंसर भाई ये है कि जहां पर क्रस्ट और मेंटल की बाउंड्री है, ठीक, ये क्रस्ट और ये मेंटल की जो बाउंड्री है, देखिए पहली चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर रॉक्स जो है पिघल क्यों नहीं रहे हैं, बिकॉज ऑफ सुपर इनकम्बेंट लोड। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि पूरे क्रस्ट को पिघला दे। ठीक, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है किसके ऊपर, इस लेयर के ऊपर, तो यहाँ पर जो रॉक्स रहते हैं, है ना, वो किस स्टेट में रहते हैं, प्लास्टिक स्टेट में। किस स्टेट में? प्लास्टिक स्टेट में। क्लियर है? तो प्लास्टिक स्टेट में होने के कारण वो अपने सॉलिड जो फॉर्म है, ठीक, उसको भी एग्जिबिट करते हैं। क्लियर है? सॉलिड फॉर्म को एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, और किसी कारण से अगर फॉल्ट डेवलप होता है या जो वीक जोन्स हैं, है ना, केवल वहीं पर ये रॉक्स क्या होते हैं, लिक्विफाई होते हैं और फिर ऊपर की ओर आते हैं। क्लियर है? तो हर जगह पर इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, पहली चीज कि वो अर्थ क्रस्ट को पिघला दे। हमारे हिसाब से टेम्परेचर बहुत है भाई, अगर मैं यहाँ पे 300 डिग्री या 200 डिग्री तापमान भी कहूँ तो ये बहुत ज्यादा तापमान है, लेकिन इतना नहीं है कि रॉक्स को पिघला दे, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर इंक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ रॉक। ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट्स को बढ़ा देता है प्रेशर। ठीक, तो यहाँ पर टेम्परेचर अधिक है परंतु मेल्टिंग पॉइंट्स भी बहुत हो चुका है रॉक का। तो जहां पर वीक पॉइंट्स हैं, है ना, अर्थ के, केवल वहीं पर रॉक क्या करते हैं, प्रेशर हटता है रॉक के ऊपर से और रॉक जो पिघल कर वो ऊपर की ओर आता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो इसलिए क्रस्ट जो है वो पूरा पिघल नहीं रहा है। ठीक, चलिए, तो बाकी अब फिर देखते हैं आगे अपन और कौन कौन से डाउट होते हैं। तो आज अपन भैया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन। अब मोड ऑफ इरप्शन से मतलब क्या है ना, मोड ऑफ इरप्शन से मतलब ये है कि किस प्रकार से वायलेंट इरप्शन है कि क्वाइट इरप्शन है। ठीक, तो मोड ऑफ इरप्शन में बेसिकली अपन ने पूरे वॉल्केनोज को दो पार्ट में बांटा है, एक ए और बी। तो ए है सेंट्रल इरप्शन टाइप और एक्सप्लोसिव टाइप, इसी को अपन वेंट इरप्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट इरप्शन। और दूसरा है फिशर इरप्शन टाइप और क्वाइट इरप्शन टाइप। ठीक, मैंने बताया आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में, ठीक, कि क्या होते हैं दोनों। ठीक है, तो पहला क्या है अपना, मोड ऑफ इरप्शन के बेस पर अपन ने सेंट्रल इरप्शन या जो वॉल्केनो या वेंट इरप्शन होता है जिनमें, उन वॉल्केनोज को अपन ने 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा है ना, उनकी इंटेंसिटी के बेस पर, उनकी एक्सप्लोसिवनेस के बेस पर। ठीक है,
हवाईयन टाइप, स्ट्रोम्बोलियन टाइप, वुल्केनियन टाइप, पीलियन टाइप और विजुवियन टाइप। ठीक। और जो फिशर इरप्शंस होते हैं, है ना, जो लार्ज स्केल इरप्शंस होते हैं, जो क्वाइट टाइप इरप्शन होते हैं, है ना, वो तो सिंपल एक फिशर होता है, उसमें ज़्यादा अपने को बाइफरकेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो इस कंडीशन में लावा फ्लो होता है और लावा फ्लड होता है। ठीक। तो दरार से बहुत बड़े स्केल पर लावा निकलेगा। ठीक। और वो चारों तरफ फैलेगा और जमेगा। ठीक। और कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई होगा। ठीक है। और इसमें एक वेंट से या एक होल से लावा निकलेगा और वो सॉलिडिफाई होगा और कूल डाउन होगा। ठीक। तो इसका एग्जांपल भैया मिड ओशियनिक रिजेस हैं। ठीक है, अपन देखेंगे आगे मिड ओशियनिक रिजेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन। तो ठीक है, फटाफट देखिए। तो सेंट्रल इरप्शन टाइप और एक्सप्लोसिव टाइप, ये इसके बेस पर क्लासिफिकेशन अपना स्टार्ट हुआ। और पहले क्लासिफिकेशन में आते हैं हवाईयन टाइप। तो देखिए वर्ल्ड में जितने वॉल्केनोज हैं ना, उनको उनके अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, है ना, डिवाइड कर दिया है। तो हवाईयन टाइप उन वॉल्केनोज को कहा जाता है कि इन सच टाइप ऑफ वॉल्केनोज इजैकुलेशन ऑफ लावा इज वेरी क्वाइट। ठीक। तो वॉल्केनो में जो इजैकुलेशन होता है, जो लावा का उत्सर्जन होता है बाहर, वो किस प्रकार से होता है? वो बहुत शांत होता है। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता है। तो लावा स्प्रेड्स आउट इन लार्ज एरिया एंड सॉलिडिफाइज। तो लावा बहुत लंबे एरिया में फैलता है यहाँ से। ठीक। और क्या होता है? सॉलिडिफाई होता है धीरे धीरे। ठीक। नेम्ड आफ्टर हवाईयन वॉल्केनोस। तो इस प्रकार देखो, इस प्रकार के वॉल्केनो की स्पेशलिटी क्या है? ये हवाईयन आइलैंड्स में मिलते हैं, हवाईयन टाइप ऑफ वॉल्केनो। ठीक है। और इस आधार पे हमने नॉमेनक्लेचर किया है, इसका नाम दिया है। तो विश्व में हमें, वर्ल्ड में हमें जहां जहां पर भी ऐसे क्वाइट एरप्शन टाइप के वॉल्केनो मिलते हैं, उनको हमने नाम दे दिया कि भैया ये हवाईयन टाइप ऑफ वॉल्केनो है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। तो लो गैसियस कंटेंट, इनमें गैसियस कंटेंट लो होता है। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ लावा बिल्ड्स अप द लार्ज ब्रॉड फॉर्म ऑफ शील्ड वॉल्केनो। तो देखो ज्यादा कोनिकल नहीं होता यहाँ पर, वॉल्केनो कोनिकल नहीं होता है। ठीक। शील्ड टाइप वॉल्केनो होता है, क्योंकि यहाँ का लावा फ्लो जो है वो हमेशा चलता रहता है। ठीक। और लगभग लगभग बहुत थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा लावा नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, सिलिका कंटेंट कम होता है, ध्यान रखिएगा। तो फ्लो कंटिन्यूस होता है और लार्ज स्केल फ्लो और बहुत एक्सटेंसिव लेटरल फ्लो क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक। तो ध्यान रखिएगा। तो ये प्रॉपर्टीज है कुछ हवाई टाइप वॉल्केनोज की, जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। जब भी बाइफरकेशन पूछेगा या क्लासिफिकेशन पूछेगा, तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट हवाई टाइप ऑफ वॉल्केनो। ठीक है, तो ये पहला टाइप अपन ने पढ़ा है जो कि क्वाइट है। ठीक। अब अपन आगे बढ़ेंगे तो और एक्सप्लोजन बढ़ता जाएगा। सेकंड आता है भैया स्ट्रोम्बोलियन टाइप। क्या आता है? स्ट्रोम्बोलियन टाइप। तो स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन आर ड्रिवन बाय द कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ लार्ज गैस बबल्स। ठीक। तो यहां पर गैस बबल्स आते हैं विद इन द मैग्मा। ठीक है। अपॉन रीचिंग द सरफेस द बबल बस्ट विद अ लाउड पॉप। ठीक। थ्रोइंग मैग्मा इन द एयर। तो बबल जब बाहर आते हैं तो पटाक या पॉप करके फूटते हैं, जिससे मैग्मा क्या होते हैं? मैग्मा की बूंदें, है ना, जो ड्रॉप्स होती हैं, वो इधर उधर फैलती हैं। ठीक। और लगभग लाइटिंग प्रोड्यूस करती हैं। बहुत फास्ट होता है प्रोसेस, है ना, बहुत धीरे नहीं होता। तो बिकॉज ऑफ हाई गैस प्रेशर एसोसिएट विद द मैग्मा, एपिसोड एक्सप्लोसिव इरप्शंस ओकर्स। मतलब हर एक निश्चित समय के बाद, है ना, कुछ इंटरवल के बाद बबल ऊपर आएंगे, फूटेंगे। ठीक। और फिर क्या होगा? लावा स्प्रेड होगा। फिर ऊपर आएंगे, फिर पॉप होंगे बबल्स, लावा स्प्रेड होगा। ठीक है। तो इरप्ट्स वंस इन अ फ्यू मिनट्स, है ना। तो फाउंटेन लाइक इरप्शन होता है इसमें। तो इस टाइप के वॉल्केनो आर नेम्ड आफ्टर स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो कहां पर है? लिपारी आइलैंड्स, इटली। ध्यान रखिएगा, स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो। और इसको ये फेमस है किस नाम से? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। ठीक। तो इट हैज बीन इरप्टिंग कंटिन्यूअसली फॉर सेंचुरीज। तो लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि मेडिटेरेनियन ओशन से, मैंने कहा ना, देखो ये इरप्ट होता रहता है। ठीक है। तो रात में अगर कोई शिप्स आते हैं तो लाइट इसकी साफ साफ दिखती है। ठीक। तो ये दिखाता है साफ साफ कि भैया मैं यहाँ पर हूँ और इस डायरेक्शन में आपको ट्रैवल करना है। तो जो मेन काम नेविगेशन में लाइट हाउस का होता है ना, वो ये काम स्ट्रोम्बोली करता है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। ठीक। तो ये कंटिन्यूसली इरेप्ट कर रहा है सेंचुरीज से। और किस प्रकार से इरप्शन होता है इसका? ज्यादा वायलेंट नहीं होता है, लेकिन हाँ गैस बबल्स का जो है वो वहां पर होते हैं, प्रेजेंस होता है, जिसकी वजह से पॉपअप की वजह से थोड़ा सा लावा क्या है? हवा में ऊपर की ओर उठता है। ठीक। तो देखिए अगर अपन कंपैरिजन करें हवाईयन टाइप, तो हवाईयन टाइप तो बहुत ज्यादा क्वाइट हो गया, है ना, बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन अगर अपन थोड़े से स्ट्रोम्बोली तरफ जाएं, तो स्ट्रोम्बोली में हल्का सा क्या हो गया? एक्सप्लोजन बबल की वजह से हो रहा है, तो हल्का सा एक्सप्लोसिविटी बढ़ गई इसकी। क्लियर है? फर्दर अपन जाते हैं तीसरे नंबर पे, इसको बोलते हैं वुल्केनियन। क्या बोलते हैं? वुल्केनियन टाइप। ना, तो इन वुल्केनियन इरप्शंस
intermediate viscous magma within the volcano makes it difficult for gases to escape. ठीक, तो वोल्केनो में क्या होता है, एक इरप्शन हुआ, ठीक है, और उसके बाद जो विस्कोसिटी है मैग्मा की बहुत हाई है, मतलब मैग्मा बहुत विस्कस है, तो मैग्मा जम जाएगा और जो गैसेस हैं उनको निकलने नहीं देगा, तो ये प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा और ये गैसेस जो है हाई प्रेशर बनाएंगी, इस कारण से फिर से थोड़ी देर बाद एक्सप्लोसिव वे में फटेगा मामला और फिर आगे की तरफ लावा निकलेगा। ठीक, तो दिस leads to build up of high gas pressure eventually resulting in an explosive eruptions। ठीक, तो एक्सप्लोजन बढ़ता जा रहा है, तो दे आर ऑल्सो मोर एक्सप्लोसिव देन देयर स्ट्रोम्बोलियन काउंटर पार्ट, तो कंपेरेटिवली मोर एक्सप्लोसिव है विथ इरप्टिव कॉलम ऑफन रीचिंग बिटवीन 5 to 10 किलोमीटर हाई। ठीक, तो जो गैस निकलती है इरप्शन के साथ, है ना, बिल्कुल एकदम बॉम्ब और मतलब फूट के, ठीक है, एक्सप्लोजन के साथ, वो लगभग 5 से 10 किलोमीटर हाई तक भी जा सकती हैं। The molten lava is explosively ejected as a great dark cauliflower cloud। तो गोभी के फूल की तरह जो क्लाउड है पूरा उस फैलता है। ठीक, बॉम्ब्स, ब्लॉक्स, लेपिलीज एंड अदर इजेक्टेड मटेरियल फॉल इन द सराउंडिंग एरियाज, आसपास के एरियाज में गिरता है। ठीक है, आफ्टर ईच इरप्शन साइकिल द वॉल्केनो इज डोरमेंट फॉर डिकेड्स और सेंचुरीज। तो देखो, एक इरप्शन हुआ, क्यों, इरप्शन के बाद फिर जो जो सतह है वो जम गई, क्योंकि लावा बहुत विस्कस है, और जमने के बाद वो गैस प्रेशर दोबारा बिल्डअप होने पे एक बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि एपिसोडिक इरप्शन इसमें होता है और एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रही होंगी चीजें। देखो, ये प्रॉपर्टीज होती है भैया, किसी भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना, वो तो हमें याद ही करनी पड़ती है ना, उसको उसको समझने का कोई तरीका नहीं है, थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे कोई अपन किसी भी चीज की, जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक अगर अपन याद करेंगे तो वो तो अपने को याद ही करनी पड़ेगी। क्लियर है ना। हाँ, लेकिन अगर आपको माउंट एवरेस्ट की पूरी फॉर्मेशन पता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये क्या, एक्चुअली में अपन थोड़ा सा फैक्चुअल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो हर फॉर्म, स्ट्रोम्बोलियन टाइप हो गया आपका, हवाइयन टाइप हो गया, ठीक है, वुल्केनियन टाइप हो गया, तो ये सारे के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, थोड़े से पॉइंट वाइज आपको याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो और इनको लिखना भी सीखना, अपन बिल्कुल लिखना सीखेंगे जब मैं आपकी टेस्ट चालू करूंगा। ठीक, जब मैं आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ये सारी चीजें लिखना भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन लिखने के पहले क्या होता है भाई, कंटेंट थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए आपका। ठीक, तो कंटेंट अपन स्ट्रांग कर रहे हैं अभी, तब तो अपन लिखना सीखेंगे, है ना। तो चलिए, अगला आता है विजुवियन टाइप। ठीक, क्या आता है, विजुवियन टाइप, जिसको अपन प्लीनियन टाइप भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विजुवियन टाइप, प्लीनियन टाइप सेम है। हो सकता है कुछ नोट्स या कुछ किताबों में आपको अलग अलग टाइप मिले, पर ऐसा नहीं है, विजुवियन टाइप को ही हम प्लीनियन टाइप कहते हैं। तो नेम्ड आफ्टर द हिस्टोरिकल इरप्शन ऑफ माउंट विजुवियस, बहुत खतरनाक इरप्शन था। द गैसेस इरप्ट्स इनटू अ मासिव कोलम ऑफ प्लम दैट रीचेस अप टू सेवरल किलोमीटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इस प्रकार की बहुत जबरदस्त गैस निकलती है, गैसेस का एक प्लम होता है जो बहुत ऊंचा उठता है एटमॉस्फेयर में, है ना। इन दिस टाइप dissolved gases are pushed to the top through a narrow pipe। ठीक है, माउंट विजुवियस इज इन बे ऑफ नेपल्स, इटली, तो ये भी इटली का ही है, पूरे मेडिटेरेनियन रीजन में बहुत सारे वॉल्केनोज हैं। तो इट इज बेस्ट नोन फॉर इट्स प्लीनियन टाइप इरप्शन, प्लीनियन मतलब यही बात कर रहे हैं, विजुवियन प्लीनियन एक ही बात है। प्लीनियन टाइप इरप्शन इन AD 79 दैट लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ रोमन सिटीज ऑफ पोम्पेई एंड अदर फ्यू रोमन सिटीज। हरकुलानियम जो भी सिटी थी ये सब मिट गई थी इसके eruption से। More than 1,000 people died in eruption। The eruption ejected a cloud of stone, ash and volcanic gases to a height of more than 30 kilometers। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये जो इससे बहुत जबरदस्त गैस क्लाउड बनते हैं, और इस गैस क्लाउड के कारण क्या होता है, यहाँ पर बहुत ठंडा तापमान हो जाता है, लगभग लगभग विंटर्स हो जाती हैं। ठीक है, और एसिड रेन का फिनोमेना भी होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। Today, it is regarded as one of the most dangerous volcano in the world because of the population of around 30 lakhs people living nearby। ठीक, आसपास 30 लाख की पॉपुलेशन रह रही है भी, है ना। तो माउंट सेंट हेलेना, माउंट टोम्बोरो, है ना, सुंडा आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, माउंट पिनाटुबो, ठीक, लुजोन आइलैंड ऑफ फिलीपींस आर अदर एग्जांपल्स ऑफ विजुवियन टाइप ऑफ वॉल्केनोस। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो विजुवियन टाइप में क्या होता है, जबरदस्त एक्सप्लोसिव एक्सप्लोजन होता है, और यहाँ पर जो कॉलीफ्लावर टाइप क्लाउड डेवलप होता है पूरा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती आ रही हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा ऊपर क्लाउड नहीं आता, पर इसका क्लाउड जबरदस्त होता है। ठीक है, तो बहुत गैसेज और बॉम्ब्स और बहुत लैपिरीज पार्टिकल्स यहाँ से भी निकलते हैं। ठीक, फर्दर अपन आगे देखते हैं। द ग्रेटेस्ट वॉल्केनिक एक्सप्लोजन नोन टू ह्यूमन इज परहैप्स दैट ऑफ क्राकाताओ।
वोल्केनो, ये भी प्लीनियन टाइप ही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो एक्सप्लोजन टाइप है वो प्लीनियन टाइप है, ठीक। तो क्राकाताओ वोल्केनो को अपन प्लीनियन टाइप एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। Eruption in 1883. The explosion could be heard in Perth, Australia, almost 3,000 miles away. More than 36,000 people died, most from tsunami that followed the explosion. It presents Krakatau is group of 4 small volcanic islands in Sunda Strait between Java and Sumatra. ठीक? तो इसको बोलते हैं क्राकाताओ आर्किपेलागो बोलते हैं, ठीक है। तो 4 स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। 3 of the 4 islands are remnants of the previous volcanic structure destroyed in 1883. तो 3 तो भाई डिस्ट्रॉय हो गए, एक अभी भी जिंदा है ना, जिसको अपन बोलते हैं फोर्थ आइलैंड, इसको बोलते हैं अनक क्राकाताओ, ठीक। और इसको बोलते हैं मीनिंग चाइल्ड ऑफ क्राकाताओ, इमर्ज इन 1920s फ्रॉम द कैल्डेरा फॉर्म्ड इन 1883। तो कैल्डेरा क्या होता है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में आगे, ठीक है। तो ये कोन टाइप का जो होता है, ठीक है ना, ये ऊपर से जो हल्का सा जहाँ से लावा निकल रहा है, ठीक, वेंट से, इसको बोलते हैं अपन क्रेटर, क्या बोलते हैं, क्रेटर। और ये क्रेटर जो होता है, जब ये धंस जाता है जमीन, अब वापिस धंस जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे काल्डेरा। अपन देखेंगे समझेंगे क्या होता है। अभी याद रखो काल्डेरा एक चीज होती है बस, है ना, एक तरीके का लैंडफॉर्म होता है। चलो देख ही लो यार, है ना, तो फटाफट देख लो। तो जैसे देखो ये क्रेटर है, ठीक। तो क्रेटर मेटियोर से भी बन सकता है, वॉल्केनो से भी बन सकता है। तो ये सॉसर शेप डिप्रेशन होता है, किसके मुंह पर, किसके टॉप पर, वॉल्केनो के टॉप पर, है ना। और यही जब क्रेटर जो होता है, जब ये नीचे की ओर धंस जाएगा, है ना, मान लीजिए यहाँ पर जम गया सब कुछ, नीचे खाली स्थान हो इसके पीछे, है ना, लावा जो पाइप से आ रहा था वो नीचे बैठ गया है थोड़ी देर के लिए, और बीच में खाली स्थान हो गया, तो पूरा क्रेटर क्या होगा, नीचे की ओर बैठ जाएगा, ठीक, जिसको हम क्या बोलेंगे, काल्डेरा। तो एक तरीके से एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ क्रेटर, है ना, बहुत ही डिफॉर्म्ड क्रेटर जो होता है उसको अपन काल्डेरा बोलते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, अपन देखते हैं इसको थोड़ी देर में आगे। पर अभी आप फटाफट पहले ये देखो, जहां पर अपन अभी पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ लो, ठीक। तो अनक क्राकाताओ emerged in 1920 from the caldera formed in 1883. तो it is the current location of eruptive activity. तो अभी एक्टिविटी कहां पर eruptive ज्यादा है, ये अनक क्राकाताओ में, है ना, चाइल्ड ऑफ क्राकाताओ, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये बहुत एक्सप्लोसिव इरप्शन था, और ये प्लीनियन टाइप ऑफ इरप्शन है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये प्लीनियन टाइप ऑफ इरप्शन जो होता है, ये जबरदस्त इरप्शन होता है, ठीक। चलिए फर्दर, फिर आता है आखिरी में पीलियन। देखो प्लीनियन और पीलियन, इन दो में अंतर समझिएगा। तो अब आता है पीलियन टाइप ऑफ वॉल्केनो, तो नेम्ड आफ्टर द वॉल्केनो ऑफ माउंट पीली एंड मार्टिनिक आइलैंड, है ना भैया, मार्टिनिक आइलैंड मैंने आपको बताया लेसर एंटिलीज में है, ठीक। और ये फ्रांस का एक आइलैंड है, ठीक, लेसर एंटिलीज में फ्रांस का एक आइलैंड है, फ्रेंच ओवरसीज डिपार्टमेंट इन लेसर एंटिलीज, आइलैंड आर्क्स इन कैरेबियन, कैरेबियन सी रीजन। कैरेबियन मतलब आपका ये जो अपना गल्फ ऑफ मैक्सिको है, क्यूबा है, उसके पास का जो रीजन है, बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। तो इट इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, सबसे पहले बहुत डिस्ट्रक्टिव है नेचर में, पिलियन टाइप। तो यहाँ पे क्या होता है नेचर, हाई अमाउंट ऑफ सिलिका इन मैग्मा, एसिडिक लावा एंड हाई विस्कोसिटी, ठीक। हॉट गैस एंड लावा का मिक्सचर जो होता है स्प्रेड डाउन स्लोप, ठीक है। तो अभी तक देखो जितने देख रहे थे वो एक्सप्लोसिव थे, पर ज्यादातर गैस निकल रही थी उसमें से, है ना, और लावा का पहुंच ज्यादा दूर तक नहीं था। लेकिन इस वाले वॉल्केनो में क्या होता है, जो गैसेस और क्लाउड जो होता है, वो लावा के साथ मिक्स होकर क्या है, नीचे की तरफ डाउन द स्लोप बहता है, ठीक है, बहुत लंबे एरिया तक, क्लियर है, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग एज अ फ्लोइंग फ्रैगमेंट, द सडन बर्स्ट ऑफ लावा डोम कॉजेज द कोलैप्स ऑफ सिंडर कोन। तो सडन बर्स्ट होती है तो ये पूरा जो कोन रहती है ऊपर की टूट जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लावा ब्रेकिंग आउट लिटरली एंड फ्लोइंग आउट वायलेंटली एट ए हाई स्पीड कॉजिंग मासिव डिस्ट्रक्शन ऑन इट्स पाथ। तो रास्ते में जो भी आया सब निपट गया। माउंट पीली इज ए वॉल्केनो एट द नॉर्थन एंड ऑफ मार्टिनिक आइलैंड, और ये फ्रेंच ओवरसीज डिपार्टमेंट है लेसर एंटिलीज में, ठीक है, कैरेबियन रीजन में। मोस्ट डेथ वेयर कॉज्ड बाय पायरोक्लास्टिक फ्लो विच डिस्ट्रॉयड द सिटी ऑफ सेंट पियरे। तो ये पहले का घटना हो चुकी है भैया, ध्यान रखिएगा। तो मार्टिनिक आइलैंड में तो पूरा शहर का शहर बर्बाद कर दिया था इस फ्लो ने, ठीक। तो ये बहुत ही गर्म फ्लो होता है, लगभग लगभग, ध्यान रखिएगा। तो लावा के साथ साथ गैसेस क्लाउड भी साथ में उतरता है, देखिए पूरी किससे, डाउन द स्लोप से, ठीक। तो इस प्रकार से ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इन सभी प्रकार के एक्सप्लोजन्स के, तो वो अपने को देखना है, ठीक। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो ये 5 टाइप्स अपन ने पढ़े हैं, कौन कौन से, पहला हवाइन टाइप जो कि क्वाइट है, फिर स्ट्रोम्बोलियन टाइप जो कि कंपैरेटिवली
बिकॉज ऑफ बबल बस्ट और गैसियस प्रेजेंट के कारण क्या है, लगभग लगभग थोड़ा सा मोर एक्सप्लोसिव है। ठीक, और ये लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन कहलाता है, स्ट्रोम्बोली के नाम पे रखा गया है इस टाइप के इरप्शन को। तीसरा है वुल्केनियन इरप्शन, चौथा है वेजुवियन इरप्शन, और पांचवा है पीलियन इरप्शन। ध्यान रखिएगा, पीलियन, पीलियन और प्लीनियन दोनों में अंतर समझिएगा, है ना। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, है ना। तो ये अपन ने 5 तरीके के एक्सप्लोसिव बस्ट अपन ने देखे हैं। ठीक, और देखो अब अपन आते हैं सेकेंड टाइप पर, जिसमें अपन ने फिशर इरप्शन टाइप और क्वाइट इरप्शन टाइप देखा है। एक अपन ने देखा सेंट्रल इरप्शन। ठीक, सेंट्रल इरप्शन या वेंट इरप्शन देखा, इसके अपन ने 5 टाइप्स पढ़े हैं। ठीक, कौन कौन से, छोटा है बी, सी, डी और ई। ठीक है, अब आते हैं अपन फिशर इरप्शन। ठीक, तो फिशर इरप्शन, इसको अपन आइसलैंडिक इरप्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसलैंडिक टाइप ऑफ इरप्शन भी बोलते हैं। ठीक, और इसमें अपन देखेंगे कि भाई जब एक बहुत बड़ी दरार से, इस प्रकार की दरार से बाहर आता है लावा, क्लियर है ना। तो एक बहुत बड़े क्रैक से या फिशर से बाहर आएगा लावा, तो उसको अपन आइसलैंडिक टाइप बोलते हैं। और ये थोड़ा सा क्वाइट होता है, ज्यादा डिवास्टेटिंग नहीं होता है, पर हाँ बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ से लावा निकलता है। ठीक, और बहुत बड़े बड़े प्लेटी और प्लेन्स क्रिएट होते हैं। ठीक, तो दिस आइसलैंडिक टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय एफ्लूशन ऑफ मॉल्टन बेसाल्टिक लावा दैट फ्लोज फ्रॉम लॉन्ग पैरेलल फिशर्स। ठीक, सच आउटपोरिंग्स ऑफन बिल्ड लावा प्लेट्यूज। एग्जाम्पल जो अपना डेक्कन ट्रैप है इंडिया में, वो कहने का फिशर एरप्शन से बना है। ठीक, और साइबेरियन ट्रैप्स जो है वो इसी फिशर एरप्शन से बनी है। तो बहुत लार्ज स्केल फीचर्स डेवलप करता है ये। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक, तो देखिए जल्दी से अपन देख लेते हैं एक बार पूरा। तो क्लासिफिकेशन अपन देख रहे थे, है ना। एसिडिक लावा, बेसिक लावा अपन देख चुके हैं, और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन भी अपन देख चुके हैं। तो भैया इसमें सेंट्रल इरप्शन टाइप है और एक्सप्लोसिव टाइप है। इसी को वेंट इरप्शन भी बोलते हैं, जो कि कोनिकल पीक से या फिर वेंट से, छिद्र छिद्र से होता है। ठीक, समझ में आई बात। ऐसे ही फिशर से होता है तो उसको फिशर इरप्शन या क्वाइट इरप्शन या आइसलैंडिक इरप्शन बोलते हैं। क्लियर है, तो ये अपन पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। कोई डाउट हो तो मुझे बिल्कुल जरूर बताइएगा कि कहाँ पर आपको इसमें डाउट है। ठीक, उसके लिए आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भाई अगर जो लेक्चर प्रीमियर में चल रहा है, लाइव लेक्चर में तो कोई इशू नहीं है, जो लेक्चर प्रीमियर हो रहा है उसमें हो सकता है मेरा प्रेजेंस आपको ना मिले, है ना। तो वहां पर हो सकता है कि मैं रह पाऊँ आपके आंसर या डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक, तो बेटर होगा कि आप पहले अपना ग्रुप भी ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए, ये अपन ने पढ़ा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट चीज जो अगेन इंपॉर्टेंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन में अपन ने देखा, हमने देखो अगेन यहाँ पर प्लेट मार्जिन्स क्या है, प्लेट मार्जिन्स, प्लेट मार्जिन्स। ठीक है, और जैसा अर्थक्वेक का अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, सेम टू सेम वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। क्योंकि देखो प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट मार्जिन्स ही अर्थक्वेक और वॉल्केनो को एक्सप्लेन कर रही हैं अच्छे से। तो जाहिर सी बात है कि यही प्लेट टेक्टोनिक्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन को भी एक्सप्लेन करेगी। ठीक, तो वो अर्थक्वेक के और वॉल्केनो दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर एक्सप्लेन करती है, और ये मार्जिन ही है प्लेट की जहां ये दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग लगभग सेम है। ठीक है, द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज द मोस्ट रेलेवेंट इन एक्सप्लेनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड 80% ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज अलोंग द डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, जहां पर दो प्लेट टकराती हैं, एक प्लेट सब्डक्ट होती है और वो पिघलकर मेंटल में जाती है, लाइटर मटेरियल्स की होती है तो पिघलकर ऊपर की ओर आती है, और इस पूरा फ्रैक्चर्ड एरिया को क्या करती है, भर देती है नीचे से लावा से, मैग्मा से। ठीक है, तो जहां पर भी मैग्मा को रास्ता मिलता है बाहर आने का, तो ये ऊपर वॉल्केनोज फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो अराउंड 80% ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी इज अलोंग द डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन एंड 15% इज अलोंग कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। क्लियर है, तो 15% लगभग लगभग कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन जहां से दो प्लेट डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है, लावा बाहर की ओर आ रहा है। और ये ज्यादातर ये जो बाउंड्रीज है, डाइवर्जेंस बाउंड्रीज समुद्र के नीचे हैं, जिनको अपन ओशियनिक रिजेस बोलते हैं, है ना, मिड ओशियनिक रिजेस। तो इन रिजेस पर क्या होता है, इन रिजेस पर दो प्लेट अलग अलग जा रही है, लावा कंटिन्यूसली बाहर आ रहा है और न्यू क्रस्ट बना रहा है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बोलते हैं। तो ऑल्सो नियरली 70% ऑफ द अर्थक्वेक्स ऑकर इन सर्कम पैसिफिक बेल्ट। तो ये पूरा पैसिफिक जो रीजन है ना। सॉरी,
तो ये जो अपना पूरा पैसिफिक रीजन है ना, यही पूरा अर्थक्वेक के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, अर्थक्वेक के हिसाब से भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट है ये वाला पूरा पूरा रीजन पैसिफिक ओशियन का, और वॉल्केनो के हिसाब से भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं अपन पूरा सरकम पैसिफिक बेल्ट या पैसिफिक रीजन। अपन इसको अभी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोलेंगे, क्योंकि वॉल्केनो का पूरा पार्ट या वॉल्केनो का जबरदस्त प्रेजेंस है इस रीजन में, है ना। तो अनदर 20%, तो 70% सरकम पैसिफिक बेल्ट हो गया। अनदर 20% टेक प्लेस इन द मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट इंक्लूडिंग एशिया माइनर, द हिमालयन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट चाइना। ठीक है, तो सेकंड बेल्ट जो है आपका कौन सा बेल्ट है? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ये अपन बोलेंगे इसको मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट। ठीक, तो ये हिमालयन बेल्ट है। हालांकि हिमालयन रीजन में इतना वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन आप अगर आगे जाएंगे तो अराकान योमा और ये अंडमान निकोबार के नीचे वाली एक्टिविटी यहाँ से बढ़ जाती है एक्टिविटी, और यहाँ पर क्या होगा आगे जाकर ये बेल्ट किससे मिल जाएगा? अपना पैसिफिक बेल्ट से। क्लियर है? तो थोड़ा सा मैं कलर कोड चेंज कर देता हूँ इसका, देखिएगा जरा। चलिए, तो ये वाला जो बेल्ट है वो ये एक्सटेंड करता है यहाँ से, इस पूरे रीजन से एक्सटेंड करता है। ठीक, और एक्सटेंड करता हुआ हिमालयन रीजन से होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है? अपना पैसिफिक बेल्ट पर टच कर देता है, पैसिफिक बेल्ट में मर्ज हो जाता है। अब देखो एक बात ध्यान रखिएगा, शुरुआती समय में ये जो बेल्ट था हिमालयन बेल्ट है ना, हिमालयन बेल्ट में वॉल्केनिक एक्टिविटी थी। ठीक है, जब तक 33 सी की जो ओशियनिक प्लेट थी, जब तक वो एशिया के नीचे सबडक्ट हो रही थी। लेकिन अब प्लेट जो ओशियनिक पार्ट है इंडियन प्लेट का आगे, जिसको हम 33 सी के नीचे की बात कर रहे हैं, वो अब कंप्लीटली सबडक्ट हो गया है। और अब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन हो रहा है, जहां पर सबडक्शन जोन इफेक्टिव नहीं है, जिस कारण से क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी हाल फिलहाल के लिए वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं है इतनी हिमालयन रीजन में, लेकिन अर्थक्वेक एक्टिविटी जबरदस्त है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, ये वाला दूसरा रीजन हो गया। ठीक, चलो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अपन, टेंशन नहीं। ठीक है, और थर्ड रीजन आता है, इसको अपन बोलते हैं चलिए आपको पूरा पढ़ा देता हूँ आपको। देखिए, तो another 20% of the earthquakes takes place in the Mediterranean Himalayan belt, including Asia Minor, Himalayan parts of northwest China. The belt of highest concentration are Aleutian Kurile Islands. तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है वॉल्केनो का वो एल्यूशियन क्यूराइल आइलैंड्स है यहाँ पर। ठीक, एल्यूशियन आइलैंड्स कनाडा के पास है, बताया आपको। मेलेनेशिया है न्यूजीलैंड, ठीक, और टोंगा बेल्ट। तो ये पूरा मेलेनेशिया और न्यूजीलैंड का जो पार्ट है, ठीक, ये जबरदस्त पार्ट है पूरा पैसिफिक बेल्ट का। ठीक, ओनली 10% टू 20% ऑफ ऑल वॉल्केनिक एक्टिविटीज अबव द सी लेवल, अबव द सी। देखो, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी हम देख रहे हैं भैया, उसका मात्र 20% अपने को सामने जो भूमि है लैंड एरिया पर दिखता है, और मेजोरिटी ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी इज बिलो द सी। ध्यान रखिएगा, ठीक, ध्यान रख। तो 20% ऑफ ऑल वॉल्केनिक एक्टिविटी अबव द सी, एंड द टेरेस्ट्रियल वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड स्मॉल आर स्मॉल व्हेन कंपेयर टू द सबमरीन काउंटर पार्ट्स। तो जो अपन वॉल्केनिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, उसमें से केवल 20% की एक्टिविटी हम लोग सरफेस पर देख पाते हैं यार, बाकी सब समुद्र के नीचे चल रही है। ठीक, सब सरफेस पार्ट में है। ठीक है, तो चलो फटाफट, तो हम इसके हिसाब से क्या है, अपने पूरे मेजर जो वॉल्केनिक बेल्ट्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड में, उसको 3 बेल्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने किसको करे हैं, अर्थक्वेक के बेल्ट को करें। तो पहला पूरा सरकम पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन के आसपास का पूरा बेल्ट हो गया, इसको अपन रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ठीक, सेकंड वाला जो है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, तो वही पूरा यहाँ से अपन ने देखा है, कौन सा, जो पूरा एल्पाइन, जो जिसको अपन अर्थक्वेक की भाषा में या अर्थक्वेक के रिगार्डिंग एल्पाइन बेल्ट बोलते हैं, और इसमें बोलते हैं मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट। ठीक, ये पूरा बेल्ट यहाँ से पूरा होकर कंप्लीट तरीके से कहाँ पर जाता है, पैसिफिक बेल्ट से मर्ज हो जाता है। ठीक है, इसका ये एक हिस्सा भी है, अफ्रीकन प्लेट वाला भी, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये पूरे वॉल्केनोज यहाँ पर भी जनरेट होते हैं। ठीक, और तीसरा जो बेल्ट है आपका, वो है मिड एटलांटिक बेल्ट। ठीक, या मिड ओशियनिक बेल्ट भी बोल सकते हो। तो एटलांटिक ओशियन के बीच में ये साउथ अमेरिका हो गया आपका, या अफ्रीका हो गया, तो पूरा आइसलैंड, ये आइसलैंड है, तो आइसलैंड से पूरा होता हुआ एक पूरी अपन ने कहा ना, एक मिड ओशियनिक रिज है। ठीक, जहां से दो प्लेट्स डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक, अलग अलग डायरेक्शंस में, तो यहाँ पर कंटिन्यूस वॉल्केनिक एक्टिविटी है। तो तीसरा जो पार्ट अपन बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो है ओशियनिक रिजेस, तीसरा जो बेल्ट अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड में सारे ओशियंस के नीचे रिजेस हैं, और इन रिजेस से कंटिन्यूस लावा बाहर आ रहा है और न्यू क्रस्ट बना रहा है। तो ये बहुत एक्टिव वॉल्केनिक जोन्स हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, 3 रीजन्स में अपन ने डिवाइड करा है। तो पहला आपका आता है सरकम पैसिफिक बेल्ट, तो इसको ये पूरा डिस्ट्रक्टिव मार्जिन है, क्योंकि पैसिफिक प्लेट क्या है, ओशियनिक प्लेट है, और ये आसपास सब जगह सबडक्ट हो रही है ना, कॉन्टिनेंट्स के नीचे। क्लियर है?
और ये ट्रेंच, यहाँ पर ओशियन 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 कन्वर्जेंस है, वहाँ ट्रेंचेस बन रही हैं, ये ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस है, ठीक। और जहाँ पर ट्रेंचेस बन रही है उनके पास में आइलैंड्स भी बनेंगे, ठीक। वो पूरा एक्सप्लेनेशन अपन कर चुके हैं प्लेट टेक्टोनिक्स में। तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन वाले रीजन है ये, पैसिफिक प्लेट एंड द एशियाटिक एंड अमेरिकन प्लेट सबडक्ट हो रही है, पैसिफिक प्लेट इन सबके नीचे। सरकम पैसिफिक रीजन पॉपुलरली टर्म्ड एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और फायर ग्रिडल ऑफ पैसिफिक हैज द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज, ठीक। तो ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन एक्टिव वॉल्केनोज 70% ऑफ वॉल्केनोज यहीं पर है भैया, अपन ने देखा अभी, ठीक है ना। तो वॉल्केनिक बेल्ट एंड अर्थक्वेक बेल्ट क्लोजली ओवरलैप अलोंग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो हम ये लास्ट लेक्चर में अर्थक्वेक का जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा है उसमें भी हमने देखा है कि भैया क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं दोनों बेल्ट, ठीक। द एल्यूशियन आइलैंड्स इनटू कामचाटका, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जावा एंड सुमात्रा, पैसिफिक आइलैंड्स ऑफ सोलोमन, न्यू हेब्रिज, टोंगा, नॉर्थ आइलैंड, न्यूजीलैंड, ये सारे पार्ट इसी में आते हैं। देखो ये एल्यूशियन पार्ट है, एल्यूशियन वाला, ठीक। एल्यूशियन से फिर अपन ये कामचाटका पेनिनसुलर है, यहाँ से पूरा जापान से होता हुआ न्यूजीलैंड तक, ऑस्ट्रेलिया तक होता हुआ ये पूरा रीजन जो है जबरदस्त क्या है, वॉल्केनिक रीजन है ना। और ये नॉर्थ अमेरिकन पार्ट है, ठीक। कैलिफोर्निया का पार्ट है ये नास्का प्लेट, और किसका पार्ट है, साउथ अमेरिका का पार्ट है, ठीक। तो एंडीज टू सेंट्रल अमेरिका, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका एंड निकारागुआ, मैक्सिको एंड राइट अप टू अलास्का। तो सीधा पूरा अलास्का, तो यहां से घूमकर पूरा रीजन क्या है, ये अलास्का तक पहुंचता है। ये पूरा रीजन जो है ये एक्टिव वॉल्केनिक वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो का जोन है, क्या है, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स या कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स, है ना। और पूरा मैकेनिज्म अपने को पता है कि किस प्रकार से ओशियनिक प्लेट सबडक्ट हो रही है, और जो है यहाँ पर ओशियन ओशियन सबडक्शन है, ये ओशियन ओशियन सबडक्शन है, और यहाँ पर ओशियन कॉन्टिनेंट सबडक्शन है, क्लियर है ना। तो दोनों तरफ क्या है, जबरदस्त वॉल्केनोज डेवलप हो रहे हैं। जो भैया पुराने लेक्चर्स देखकर नहीं बैठा उसको थोड़ी समस्या होगी, तो कृपया मेरा निवेदन है कि पुराने लेक्चर्स देखें, प्लेट टेक्टोनिक्स के लेक्चर्स देखें, और सारे लेक्चर्स जो अपने पहले हैं देखें, है ना। मतलब निवेदन है आपसे आज जोड़कर, ठीक। तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर देखिए गारंटी तो फिर किसी की नहीं है, समझना, ठीक। तो प्लीज लेक्चर्स देखें। ये अपना पूरा पैसिफिक, और यहाँ पर मेजर देखो माउंट फुजियामा है, माउंट सेंट हेलेंस है, एल्यूशियन तो पूरा खुद ही अपने आप में वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, पीनाटोबो है फिलीपींस में, तो ये बहुत मेजर आइलैंड्स है। गैलापेगोस आइलैंड है, गैलापेगोस फेमस आइलैंड है, आप एनवायरमेंट में भी पढ़ोगे, ठीक है, गैलापेगोस आइलैंड, ठीक। तो ये बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच आइलैंड है गैलापेगोस, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा रीजन जो है जबरदस्त वॉल्केनिक एक्टिविटीज से घिरा हुआ है, ठीक है। फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा रीजन वर्ल्ड में जो है वो ऑल्सो कॉल्ड एज एल्पाइन हिमालयन बेल्ट, ठीक, या मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट, ठीक है। तो ये भी क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है यूरेशियन प्लेट की एंड अफ्रीकन एंड इंडियन प्लेट की। तो अफ्रीका प्लेट यहाँ पे टकरा रही है, ठीक, इस तरफ मूवमेंट हो रहा है अफ्रीका प्लेट का, ठीक। मेडिटेरेनियन ओशियन क्लोज हो जाएगा, जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर क्या है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, जो जिब्राल्टर स्टेट एटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन ओशियन, मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है, एटलांटिक को और मेडिटेरेनियन को जोड़ता है, वो कुछ समय बाद क्लोज हो जाएगा। कुछ समय बाद सर कितना समय, एग्जाम में मतलब कब, एग्जाम के पहले के एग्जाम के बाद में, तो भैया कुछ समय ज्योग्राफी में मतलब वो हो सकता है लाखों साल भी हो, हजारों साल भी हो, ठीक है। तो कुछ समय में मैं गारंटी दे सकता हूँ कब होगा, ठीक। लेकिन हाँ, ये पूरा एल्पाइन हिमालयन बेल्ट जो है ये पूरा कवर करता है, और ये भी डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पर बना हुआ है, लेकिन ये मेच्योर डिस्ट्रक्टिव मार्जिन है, समझिए बात को, है ना। यहाँ पर अब क्या है, बीच के पोर्शन समुद्र वाले और जो ओशनिक पार्ट थे वो खत्म हो चुके हैं लगभग लगभग, और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कॉलिजन लगभग लगभग हो रहा है सब जगह, है ना। और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल रिफ्ट भी है, ठीक, जो डेवलप हो रही है और जहां जहां पर मूव कर रही है। तो देखो अफ्रीकन प्लेट यहाँ से इस तरफ मूव कर रही है थोड़ी सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरफ का मूवमेंट है, तो यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ थोड़ा थोड़ा दूर दूर जा रही है। तो अरेबियन प्लेट से यहाँ दूर जा रही है, तो यहाँ पर रेड सी की रिफ्ट वैली ओपन हो रही है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स है इस पूरे रीजन का, ठीक है, और मैच्योर और थोड़ा ओल्ड डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन से ही। तो ये जो है फ्रेश डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, अभी तक पूरा डिस्ट्रक्शन चल ही रहा है लगभग लगभग ओशियन कॉन्टिनेंट कोलिजन का, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म इज मेनली ड्यू टू द ब्रेकिंग अप ऑफ मेडिटेरेनियन प्लेट इनटू मल्टीपल प्लेट्स ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन प्लेट। तो जो मेडिटेरेनियन प्लेट है बीच में वो बहुत सारी प्लेट में टूट गई है, छोटी छोटी प्लेट्स हैं, ठीक। और वॉल्केनोज ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन आर मेनली एसोसिएटेड विद द एल्पाइन फोल्ड्स। जो फोल्डिंग हुई थी यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन स्ट्रक्चर, उससे एसोसिएटेड है एल्पाइन फोल्ड्स। अब एल्पाइन
एल्पाइन एल्पाइन ओरोजनी या एल्पाइन माउंटेन बिल्डिंग क्या है ये भी पहले पढ़ा चुका हूं मैं ना, हर बार मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ चीजें, पढ़कर और बेहतर समझकर फिर क्लास में बैठे यार प्लीज, है ना। तो एग्जांपल कौन कौन से इसका, माउंट एटना है, माउंट वेसुवियस है, स्ट्रोम्बोली है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन बोलते हैं इसको, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, ध्यान रखिएगा। एंड दोज ऑफ द एगियन आइलैंड्स, ठीक, तो यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक, जो वॉल्केनिक ओरिजिन के और बहुत पावरफुल वॉल्केनोज हैं यहाँ पर। अ फ्यू कंटिन्यू इनटू एशिया माइनर, है ना, माउंट अरारात, माउंट अल्बुर्ज, एशिया माइनर यानी कि अपने सॉरी अरेबियन रीजन में आ चुके हैं, है ना, ईरान, इराक में बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं, जैसे देमबंद है, कोह सुल्तान है, ये ईरानियन रीजन में है, ठीक। तो द फॉल्ट जोन ऑफ अफ्रीका, सम वॉल्केनोज आर फॉर्म्ड अलोंग द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, एग्जांपल माउंट किलिमंजारो एंड माउंट कीनिया। तो ये माउंट किलिमंजारो है यहाँ पर, ठीक, और माउंट कीनिया के आसपास, तो रिफ्ट वैली जो है अफ्रीका की, ठीक, रिफ्ट वैली यहाँ पर है जिसमें नाइल रिवर बहती है। तो इस रिफ्ट वैली में भी क्या है, बहुत सारे वॉल्केनोज डेवलप हुए हैं बिकॉज ऑफ स्प्रेड अप होने के कारण। रिफ्ट वैली मतलब बीच का पार पोर्शन धंस गया, ठीक है, और यहाँ पर भी मूवमेंट हो रहा है, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी बिल्कुल हो सकती है, संभावित है, ठीक। तो सेकेंड पार्ट जो है बेसिकली ये वाला पार्ट है कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इसको अपन कह सकते हैं दिस पार्ट, और ये आगे जाकर किससे मर्ज होता है, पैसिफिक वाले बेल्ट से। तो तीसरा बेल्ट जो अपन पढ़ेंगे आगे वो पूरा कॉन्टिनेंटल रिज वाला बेल्ट है, बस सॉरी मिड ओशियनिक रिज वाला बेल्ट है, जो कि सारे ओशियंस में हमें देखने को मिलती है, कॉन्टिनेंटल रिजेस, ठीक, सॉरी मिड ओशियनिक रिजेस। तो थर्ड बेल्ट जो है, ये सेकंड बेल्ट का रीजन देखिए, अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, ठीक, और ये पैसिफिक बेल्ट हो गया, ठीक, सरकम पैसिफिक। फिर आता है फर्दर आपका तीसरा मिड एटलांटिक या मिड ओशियनिक रिजेस, मिड ओशियनिक रिजेस, ठीक। So volcanoes in this belt is along the constructive plate margins. Fissure eruption of basaltic magma takes place. New crust is formed. ठीक है, हेक्ला एंड लाकी इन आइसलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज है, ठीक। आइसलैंड, वॉल्केनोज ऑफ लेसर एंड सदर्न एंटिलीज। देखिए तो ये साउथ अमेरिका है आपका, तो ये पूरा रीजन जो है आपका, ठीक, ये वाला रीजन क्यूबा, इस वाला रीजन बहामास भी है यहाँ पर, क्यूबा भी है, तो ये पूरा रीजन क्या है, कैरेबियन रीजन कहलाता है। और जो बड़े आइलैंड्स हैं उनको बोलते हैं अपन बिगर एंटिलीज या ग्रेटर एंटिलीज, और यहाँ पर बहुत सारे लेसर आइलैंड्स हैं, ठीक, उनको अपन क्या बोलते हैं, लेसर एंटिलीज बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी नहीं, है ना। तो अपन देखो अभी अगर इसमें घुस जाएंगे तो फिर अपना ये जो वॉल्केनो वाला पार्ट है थोड़ा छूट जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं, आप बस इतना बताया उतना याद रखो, अभी हाल फिलहाल सब करवाऊंगा मैं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा ज्योग्राफी में, चिंता मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर एंटिलीज आइलैंड्स हैं, है ना, लेसर एंटिलीज और बिगर एंटिलीज या ग्रेटर एंटिलीज जिनको बोलते हैं अपने को, ठीक। तो ये पूरे रीजन में अपने को क्या मिलते हैं, ये ओशनिक रीजन्स जहाँ पर सेपरेशन हो रहा है, और पूरा मिड अटलांटिक रीजन में अपने को इस प्रकार के ओशंस मिलते हैं। आइसलैंड वाले रीजन में भी ये पूरा आइसलैंड वाला पार्ट है, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एजोरेज एंड सेंट हेलेना आर इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज है इस पूरे रीजन में, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्केनो का, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक्स आता है तो, ठीक, समझ में आता है, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं आता तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन को फिर रखना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना, तो समझना बात को। तो अपन ने सारा डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट टेक्टोनिक्स के बेस पे ही किया है, ठीक। फर्दर तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड वॉल्केनोज अपना डन है, ठीक। ये देखिए मिड ओशनिक रीजन्स इस प्रकार से होती हैं, सारा मैकेनिज्म अपन ने पढ़ा है, इसको मैं अब रिपीट नहीं करूंगा बार बार, ठीक, बहुत रिपीट कर चुका हूं मैं, अब तो मुझे खुद को ऐसा लगने लगा कि रिपीट नहीं करना चाहिए, क्लियर है। तो आप यार लेक्चर्स देखो, ठीक, और समझो चीज़ों को। ये पूरा मिड ओशनिक रीजन, ये एजोरेज है, ठीक, समझ में आई बात, ये सेंट हेलेना है, ठीक, और बहुत सारे आइलैंड्स हैं, क्लियर है ना। बोवर्ट आइलैंड भी है यहाँ पर, बोवर्ट आइलैंड नीचे की तरफ जाओ आप, ये नॉर्वे का हिस्सा है, तो लगभग आइसलैंड से और बोवेट द्वीप, बोवेट आइलैंड तक ये पूरी रिज है किसकी, मिड अटलांटिक रिज। और ये जो मिड अटलांटिक रिजेस हैं, ये तीसरा सबसे मेजर जोन है काय का, वॉल्केनिक एक्टिविटी का, ठीक है। हमने देखा भैया कि सरफेस वाले जो मतलब टेरेस्ट्रियल वॉल्केनोज जो है वो मात्र 20 से 25% है, बाकी 75% वॉल्केनिक एक्टिविटी सब सरफेस यानी कि समुद्र के बॉटम पे होती है, जिनको हम देख नहीं सकते, अभी हाल फिलहाल तो नहीं देख सकते। बाद में अगर अपने पास ऐसे जहाज बने जो ओशन बॉटम में जा सकते हैं तो बिल्कुल अपन देख पाएंगे उनको। पर देखिए अब आते हैं, देखो अब अपन ने क्या कहा भाई, मैं आपको पहले समझा चुका हूं ये भी, है ना, जब मैंने प्लेट टेक्टोनिक बताया था
कि बहुत सारे वॉल्केनोज ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कौन, प्लेट टेक्टोनिक्स, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स बेसिकली प्लेट मार्जिन्स की बात करता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे वॉल्केनोज ऐसे भी हमें मिले हैं धरती पर जो प्लेट मार्जिन्स पर है ही नहीं, वो तो किसी एक प्लेट के इंटीरियर में है। अब उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो उस पर मैंने कहा था टूजो विल्सन का हॉट स्पॉट या हॉट प्लम कंसेप्ट, क्या बोलते हैं इसको, हॉट प्लम कंसेप्ट, ठीक, हॉट प्लम कंसेप्ट। तो प्लीज मेरा निवेदन है भैया, इसके लिए आप जो है जो अपन ने लेक्चर देखा था कौन सा वाला, प्लेट टेक्टोनिक्स का लेक्चर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का पार्ट 1, 2 और 3, तीनों पार्ट्स कृपया देखें अच्छे से, तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा, ठीक। क्योंकि ये मैंने कहा ना, कोर मेंटल बाउंड्री से एक हॉट प्लम उठता है, बहुत ही एक्सेप्शनली हॉट लावा ऊपर की ओर आता है, ठीक। और ये किसी भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ओशियनिक क्रस्ट के नीचे स्टैब्लिश हो जाता है, इसको अपन बोलते हैं हॉट स्पॉट, क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट। और ये क्या करता है, इतना ज्यादा गर्म होता है, आसपास के मैग्मा से भी ज्यादा गर्म होता है, लेकिन ये लाइटर एलिमेंट्स का बना होता है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जो ट्रैप रह गए अर्थ के अंदर में, जब अर्थ बन रही थी, तो वो लाइटर एलिमेंट्स कभी कभी क्या है, एकदम प्लम की तरह ऊपर आते हैं, ठीक, बुलबुले की तरह, ठीक। और ये बुलबुले मतलब बहुत हॉट मटेरियल के बुलबुले कहाँ पर सेटअप हो जाते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ओशनिक क्रस्ट के नीचे, ठीक, मतलब लिथोस्फीयर के नीचे। और जब ये वहां सेट होते हैं तो जबरदस्त तरीके से पिघलाते हैं नीचे से, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, फ्रैक्चर फ्रैक्चर होता है, पूरा फॉल्टिंग प्रोसेस होती है, और यहाँ पर ये वॉल्केनो डेवलप कर देते हैं, क्या करते हैं, वॉल्केनो डेवलप करते हैं। या तो फ्लड बेसाल्ट बनाएंगे, अगर फिशर इरप्शन हो रहा है तो बहुत लंबे स्केल पर इरप्शन होगा, वॉल्केनिक इरप्शन, जिसके कारण क्या होगा, एक बहुत बड़ा प्लेट्यू बनेगा। अरे और प्लेट्यू नहीं बन रहा है ना, क्रस्ट थोड़ी पावरफुल क्रस्ट है, तो एक एक वॉल्केनो बनेगा, दो दो वॉल्केनो बनेंगे, ठीक। तो ये वॉल्केनो डेवलप हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ऊपर की प्लेट खिसकती आ रही है, अपना मोशन करती आ रही है, तो यहाँ पर एक वॉल्केनो बनेगा, फिर यहाँ पर एक वॉल्केनो बनेगा समय के साथ, फिर 1000, 2000, 5000 साल बाद फिर नया वॉल्केनो बनेगा। तो इस प्रकार से क्या है, हवाईयन आइलैंड्स के नीचे एक ऐसा ही प्लम या हॉट स्पॉट फिक्स अपन ने मान लिया है, माना है कंसेप्ट को, थ्योरी है भैया, है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लम ऊपर आ रहा है, तो सबसे पहले ओल्डेस्ट आइलैंड्स बने हैं हवाई के, ठीक, जो कि हवाई की प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्लम अपनी जगह सेट है, इसके ऊपर ये जहां जहां मूव करती है वहां वहां वॉल्केनो डेवलप होते जाते हैं, क्लियर है। तो जैसे हवाई है, अभी हवाई, तो हवाई यंगेस्ट है, अभी क्या है, तुरंत उस पर सेट है, ठीक। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, उस पर क्वाइट इरप्शन हो रहा है, हवाई टाइप इरप्शन, ठीक है। जब ये प्लेट और खिसक जाएगी तो हवाई की जगह हवाई उस तरफ चला जाएगा और उसमें वॉल्केनो एक्टिविटी बंद हो जाएगी, है ना, और नया वॉल्केनो बनेगा हवाई की जगह, इसको हम फिर नया नाम देंगे उस समय। अभी तक तो आया नहीं है, तो नो इश्यूज, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये हॉट प्लम कंसेप्ट समझिएगा पूरा, मैं समझा चुका हूँ पहले, यहाँ पर ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक। फर्दर अपन आगे देखते हैं। तो देखो हवाईयन आइलैंड्स एक बार पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको। तो हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म इज अ टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म दैट टिपिकली ऑकर्स एट द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स rather than the zone of convergence and divergent, ठीक है, प्लेट मार्जिन्स। तो हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म एक्सप्लेन्स द सो कॉल्ड एनोमलस वॉल्केनिज्म। एनोमलस वॉल्केनिज्म वॉल्केनोज क्या होते हैं, एनोमलस वॉल्केनोज। तो एनोमलस वॉल्केनोज वो वॉल्केनोज होते हैं जो बेसिकली मार्जिन्स पर आपको नहीं मिलते, जिनको अपन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स में है, और उनको अपन हॉट प्लम कंसेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको बोलते हैं अपन एनामेलस वॉल्केनोस, ठीक। क्योंकि भाई कन्वर्जेंट बाउंड्री पर तो प्लेट सबडक्ट होती है, पिघलती है, ऊपर उठती है, तो लावा की एक्टिविटी समझ में आ रही है। डाइवर्जेंट बाउंड्री पर प्लेट खिसक रही है, लावा बाहर आ रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में कैसे समझाओगे, ठीक है। तो वहां पर प्लेट टेक्टोनिक थोड़ा सा क्या है, बैकफुट हो गया, बैकफुट पे चला गया, और इसलिए टूजो विल्सन भाई साहब ने आकर एक अपना हॉट प्लम कंसेप्ट दिया, जो कि थोड़ा एक्सेप्टेड भी है ना, बहुत सारी साइंटिफिक कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट भी करती है, और बहुत सारे लोग इसके मतलब उसको रिजेक्ट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं वाद विवाद चले आ रहे हैं, है ना, लेकिन अपने को समझना है, क्योंकि अपने को परीक्षा निकालनी है, इन वाद विवाद से कुछ अपने को मतलब नहीं है, बस अपने पढ़ते जाओ क्या क्या सामने आ रहा है, ठीक है ना। डन। तो ये है आपका हॉट स्पॉट कंसेप्ट और एनोमलस वॉल्केनिज्म, ठीक। तो हवाईयन आइलैंड्स आर एनोमलस, ठीक है, दे लाई विद इन रेदर देन द मार्जिन ऑफ पैसिफिक प्लेट, सीम टू बी रिलेटेड टू अ हॉट स्पॉट, ठीक है ना, इन द अंडरलाइंग मेंटल। तो फॉर्म्स ए स्ट्रिंग ऑफ वॉल्केनोज एज पैसिफिक प्लेट माइग्रेट्स। तो ये स्ट्रिंग ऑफ वॉल्केनोज बनती जा रही है, देख रहे हैं आप, जैसे जैसे पैसिफिक प्लेट माइग्रेट कर रही है। तो एक जमाने में ये वाला पॉइंट क्या था, इस पॉइंट पर था, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पर था, ठीक। और धीरे धीरे अपन देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट इस तरफ मूव करता करता यहाँ पहुंच गया है पैसिफिक प्लेट की मोशन के कारण।
तो ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ वॉल्केनोज समझा रहा है, प्लेट मूवमेंट्स को भी समझा रहा है, आप ध्यान रखिएगा, है ना, ध्यान रखिए, इसलिए थोड़ा सा एक्सेप्टेड भी है। ठीक है, फर्दर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वॉल्केनोज और इंडिया, तो भैया इंडिया में क्या हाल है, वर्ल्ड में अपन ने पढ़ लिया वॉल्केनोज क्या क्या है, अब इंडिया में क्या क्या हाल है वॉल्केनोज के। तो इंडिया में अगर अपन ओवरऑल बात करें तो देयर आर नो वॉल्केनोज इन हिमालयन रीजन और इंडियन पेनिनसुला। ठीक, हिमालयन रीजन और इंडियन पेनिनसुला में ज्यादा वॉल्केनोज नहीं है, तो वॉल्केनोज से अपन फ्री हैं, टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है। इसका रीजन क्या है, 50 बार, कम से कम 50 बार समझा चुका हूं मैं प्लेट टेक्टोनिक्स में, ध्यान रखिएगा। सबडक्शन जोन जो है वो लगभग लगभग नील है, हिमालयन मतलब इंडियन प्लेट और एशियाटिक प्लेट की बाउंड्री के बीच, ठीक, जिसकी वजह से बेनियम जोन एक्टिव नहीं है, और बेनियम जोन एक्टिव ना होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हो पा रही। ठीक, तो देखो हमारे यहाँ केवल क्या है, कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे नारकोंडम आइलैंड है, ठीक, अपना कहाँ पर, अंडमान निकोबार रीजन में, ठीक है, और दूसरा क्या है, बैरन आइलैंड। तो ये दो आइलैंड्स में वॉल्केनिक एक्टिविटी देखी गई है। ठीक, तो बैरन आइलैंड, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बिकम्स एक्टिव इन द 1990s. It is now considered as an active volcano after it spewed lava and ash in 2017. ठीक, the other volcanic island in Indian territory is Narcondam, about 150 kilometer northeast of Barren Island. So it is probably extinct. Its crater walls has been destroyed. तो अभी तक ये extinct अपने को दिख रहा है। ठीक, तो बैरन आइलैंड एक्टिव है, नारकोंडम के बारे में कुछ कह नहीं सकते, इसको अपन एक्सटिंक्ट मान रहे हैं अभी तक, हो सकता है कल को जाग जाए। तो इसलिए ये अपना जो एक्टिव वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो और डोर्मेंट वॉल्केनो है ना, ये क्लासिफिकेशन आउटडेटेड है और मजेदार नहीं है। ठीक है, तो अभी अपन केवल जो एक्टिव है उसको एक्टिव बोल सकते हैं, बाकी किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। क्लियर है, चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विथ वॉल्केनो एंड वॉल्केनिज्म। ठीक, तो भैया वॉल्केनो अपन ने पूरा मैकेनिज्म पढ़ लिया है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लिए हैं वॉल्केनो से संबंधित। ठीक है, लेकिन अब फाइनल में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जोग्राफर के पॉइंट ऑफ व्यू, अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो जियोलॉजी वियोलॉजी और साइंस वाइंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट था। ठीक है, लेकिन क्या करें, ज्योग्राफी में खुद का कुछ सिलेबस है ही नहीं, बोलो ना, ज्योग्राफी में हमें सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं इन लैंडफॉर्म्स को समझाने के लिए, भैया ध्यान रखिएगा, लैंडफॉर्म्स को समझाने के लिए। ठीक, तो इन लैंडफॉर्म्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें बाकी सब चीजें पढ़ी, ठीक है, जो कि जियोलॉजी का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो पढ़ तो लिए, चलो अब हमारा ज्योग्राफी का मेन टॉपिक ये है लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विद वॉल्केनो एंड वॉल्केनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी वॉल्केनिक एक्टिविटी में, जब कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तो ये आपका क्या हो गया, इसको मैग्मा चैम्बर बोलते हैं, यहां से लावा ऊपर निकला, लावा नीचे भी बहुत सारी जगह जमा है दरारों में, ध्यान रखिएगा। ठीक, अलग अलग फॉर्म्स में जमा है। ठीक, तो यहां से ऐसे ही ऊपर आया, इसने क्या बनाया, वॉल्केनो बना दिया इसने। ठीक, और वॉल्केनो से लावा बह रहा है। तो देखो दो प्रकार के फीचर्स बनाता है कौन, वॉल्केनो, एक होता है एक्सट्रूसिव फीचर, ठीक, और दूसरा है इंट्रूसिव फीचर्स। ठीक है, तो जितने भी वॉल्केनो लैंडफॉर्म्स बनाता है या वॉल्केनो लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक टोपोग्राफी या लैंडफॉर्म्स, और इंट्रूसिव वॉल्केनिक टोपोग्राफी या लैंडफॉर्म्स। क्लियर है, तो देखो अब ये पूरे बहुत सारे मैं आपको लाइन से पढ़ाने वाला हूं। जब अपन एक्सक्लूसिव की बात करते हैं तो एक्सक्लूसिव में भी दो कैटेगरी है, अपन ने देखा, एक तो जब एक्सप्लोसिव टाइप इरप्शन हो तब क्या बनेगा, और जब एक फिशर टाइप ऑफ इरप्शन हो तब क्या बनेगा। तो फिशर टाइप ऑफ इरप्शन में हमें पता है कि लावा प्लेट्यू बनते हैं, लावा प्लेन्स बनते हैं, क्योंकि बहुत ही लार्जर एरिया में, एक्सटेंसिव एरिया में क्या होता है, लावा का पहुंच होता है, फैलता है लावा। ठीक, और जब अपन एक्सप्लोसिव टाइप की बात करते हैं तो एलिवेटेड फॉर्म्स भी बनते हैं, इनमें वॉल्केनिक कोन्स आ गए बहुत सारे। ठीक, अलग अलग टाइप के कोन्स बनते हैं, उन कोन्स के ऊपर फीचर्स बनते हैं, है ना, पैरासिटिक कोन हो गई, क्रेटर हो गया, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो बहुत सारे एलिवेटेड फॉर्म्स होते हैं और बहुत सारे डिप्रेस्ड फॉर्म भी होते हैं, जैसे क्रेटर और कार्डेरा, ये धसे हुए फॉर्म होते हैं, डिप्रेस्ड फॉर्म्स। ठीक, ऐसे ही जब इंट्रूसिव वोल्केनिक टोपोग्राफी की बात करेंगे तो बेथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल्स, डाइक्स, वोल्केनिक प्लग्स, इन सब की बात करेंगे। और ये सारे शेप्स हैं कि किन शेप्स में एक्चुअली लावा डिपॉजिट होता है। ठीक, शेप्स क्लियर है। तो बेथोलिथ वो बेस रॉक होता है, बेड रॉक होता है, जो लावा की सप्लाई कर रहा है और वो जम गया, है ना, अभी तो अभी ये सब जमे हुए पार्ट्स की बात कर रहे हैं, है ना, अभी एक्टिव नहीं है। तो जब लावा बाहर आता है, जमता है, तो वेरियस लैंडफॉर्म्स बनाता है, और लावा अगर सरफेस के नीचे जम गया तो भी वेरियस लैंडफॉर्म्स डेवलप करेगा। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा, फटाफट देखते आते हैं। तो फर्स्ट अपन आते हैं एक्सक्लूसिव वोल्केनिक टोपोग्राफी, इसमें लगभग लगभग 12-13 अपन जो है
सरफेस पे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो अपन देखते जाते हैं, ठीक है। तो साइंडर और ऐश कोन बनता है, कंपोजिट कोन बनता है, शील्ड कोन बनता है, लावा डोम बनता है, पैरासिटिक कोन बनता है, क्रेटर बनता है, कैल्डरा बनता है, वॉल्केनिक प्लग बनता है, रिजेस बनते हैं, है ना, लावा प्लेट्यू बनता है, लावा प्लेन्स बनता है, गीजर बनते हैं, फ्यूमरोल्स बनते हैं, ठीक। तो ये सारे चीजें क्या बनती है, ये एक्सक्लूसिव टोपोग्राफी है वॉल्केनो की, ठीक। तो एक्सक्लूसिव टोपोग्राफी अपन ने यहाँ दो पार्ट में डिवाइड करी है, ठीक है। कौन कौन सी, क्वाइट इरप्शन, सॉरी वायलेंट इरप्शन भी और क्वाइट इरप्शन भी, जो सारे लैंडफॉर्म्स अपन एक साथ पढ़ रहे हैं, ये लगभग 12-13 लैंडफॉर्म्स अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सिंडर कोश, सिंडर कोन या ऐश कोन, ठीक है। तो जब देखो बेसिकली जो वॉल्केनो ऐश ज्यादा ज्यादा स्प्यू करता है, ऐश ज्यादा, ऐश क्या है बाहर निकालता है, तो उसमें जो पूरा कोन बनता है वो लगभग लगभग फाइन ऐश का बनता है, ठीक। क्लियर है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ऐश और मैग्मा, ये जो मैग्मा आ रहा है बाहर, ठीक, तो ये पूरा लगभग बाहर धूल और बहुत ही पतली फाइनर ऐश का बनता है, ठीक। तो इस प्रकार की जो साइंडर ऐश कोन वॉल्केनो होते हैं, ये सरफेस फीचर बनेगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होता है, लेस इन हाइट, इसकी हाइट कम होती है, फॉर्म्ड मेनली विथ वॉल्केनिक ड्राई ऐश एंड फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्टीप सर्कुलर ओवल शेप्ड हिल बिल्ड अराउंड द वॉल्केनिक वेंट। तो यहाँ पर वॉल्केनिक वेंट जो है, ये जो खुला एरिया है वॉल्केनिक वेंट का, इसके आगे एक क्या है, स्टीप सर्कुलर और स्मॉलर हिल बन जाती है, समझ में आई बात, एक छोटी सी हिल बन जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे क्या, सेंडर या ऐश कॉन वॉल्केनोस, ठीक। तो ये एक सरफेस फीचर है जो बन रहा है, ठीक, जिसको हमें पढ़ना है, जो कि हमने पढ़ लिया है, ठीक है। दूसरा आता है कंपोजिट कोन, क्या आता है, कंपोजिट कोन, ठीक। तो कंपोजिट कोन में क्या होता है, इसमें मिक्स्ड लावा, है ना, इसमें ऐश भी निकलता है, फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स भी निकलते हैं, लावा भी निकलता है, लावा सॉलिडिफाई जम जाता है आसपास जाके, ठीक है। तो एक लेयर बन जाती है ऐश की, लावा डिपॉजिट की, रॉक्स की, ऐश की, लावा डिपॉजिट। तो यहाँ पर क्या है, लेयरिफाइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक, पायरोक्लास्टिक लेयर्स, है ना, पायरोक्लास्टिक मतलब जो पायरोक्लास्ट निकलता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इट इज कोनिकल और सेंट्रल टाइप वॉल्केनिक लैंडफॉर्म विथ वेरी वाइड लार्ज एरिया कोन फॉर्म्ड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लावा इरप्शन। इसमें क्या है, केवल ऐश रहती है, ठीक, ऐश और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। और इसमें क्या होता है, सॉरी, इसमें होता है लगभग लगभग ऑल टाइप ऑफ लावा इरप्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलते हैं, तो बीच बीच में आपको लावा फ्लो भी मिलेगा, एच भी मिलेगी, पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी मिलेगा, तो उसकी अलग अलग लेयर्स डेवलप होती हैं बहुत लार्ज लेवल पर, और ये बहुत ऊंचा बनता है ना, ये नीचा होता है, ये थोड़ा सा हाइट में ज्यादा होता है, ठीक है। फॉर्म्ड एज लेयर्स ऑफ लावा, ऐश, है ना, एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स, ध्यान रखिएगा। तो माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट विसुवियस, माउंट फ्यूजी आर एग्जांपल्स, ठीक। तो सेंडर कोन और ऐश, सॉरी कंपोजिट कोन में फर्क समझना, थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखिएगा। तो भाई कभी कभी टाइप्स ऑफ कोन भी पूछ लेता है आपको कि भाई एक वॉल्केनिक जब बनता है ना, वॉल्केनिक वेंट जब बनती है, तो कितने टाइप्स की कोन्स बन सकती है। तो पहला क्या हो गया आपका, ऐश कोन हो गया, दूसरा कंपोजिट कोन हो गया, फिर फर्दर अपन पढ़ते हैं आगे, तीसरा शील्ड कोन। शील्ड मतलब एक बहुत चौड़े एरिया में, बहुत बड़े एरिया में शील्ड बनती है, ठीक है। तो शील्ड कोन वॉल्केनोज आर नॉट स्टीप, बिल्कुल भी स्टीप नहीं होते, बहुत लंबे होते हैं, तो इस प्रकार से लगभग लगभग वॉल्केनो बनते हैं, क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा, शील्ड कोन, ठीक। तो दीज वॉल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बेसॉल्टिक लावा, ठीक, बहुत बेसॉल्ट है यहाँ पर, गाढ़ा लावा, ठीक। हवाईयन वॉल्केनोज आर द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल, मोना लाओ, ठीक, एंड मोना की जो जो बेसिकली डोरमेंट हो चुका है, ये एग्जांपल किसके हैं, हवाईयन आइलैंड्स में, ठीक है, किसके एग्जांपल है, डोम शेप्ड या शील्ड कोन में, ठीक, सॉरी शील्ड कोन, तो लंबी लंबी शील्ड्स बनती हैं, ठीक। फिर आता है लावा डोम, ठीक। तो लावा डोम क्या है, डोम शेप स्ट्रक्चर अगर बनेगा, ठीक, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, लावा डोम बोलेंगे, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। वॉल्केनिक डोम इज ए माउंट शेप्ड स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड आउटसाइड द सरफेस रिजल्टिंग फ्रॉम द स्लो एक्सट्रूशन ऑफ विस्कस लावा फ्रॉम ए वॉल्केनो। तो धीरे धीरे बाहर जा रहा है लावा, ठीक। तो एक डोम शेप्ड फीचर बन गया, है ना, जिसको अपन क्या बोलेंगे, लावा डोम, ठीक। इन लावा डोम्स विस्कस मैग्मा पाइल्स अप अराउंड द वेंट। तो यहां पर विस्कस मैग्मा यहां पर पाइल्स अप हो गया अराउंड द वेंट, ठीक है। द मैग्मा डज नॉट हैव इनफ गैस और प्रेशर टू एस्केप, although sometimes later after sufficient pressure builds up it may erupt explosively erupt हो सकता है। तो यहाँ पर अपन शेप की बात कर रहे हैं केवल, नॉट द प्रोसीजर, किस प्रोसेस से लावा इरप्ट होगा। तो शेप कैसा रहेगा इसका, डोम शेप रहेगा, शील्ड बहुत एक्सटेंसिव रहेगा, क्लियर है।
सॉलिड लावा लेयर्स रहेंगे इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्दर आगे देखते हैं, तो अपन ने ये तीन चार तरह के क्या पढ़े अपन ने, वॉल्केनिक कोन्स देखे हैं, ठीक। फर्दर आता है, एक आता है पैरासाइटिक कोन। क्या आता है? पैरासाइटिक कोन, ठीक है। पैरासाइट अपन समझते हैं परजीवी। तो देखो, एक बड़े वोल्केनो पर, है ना, अगर एक छोटा वोल्केनो डेवलप हो जाए तो उसे बोलते हैं पैरासाइटिक कोन। क्लियर है? सिंपल चीज है बस। तो पैरासाइटिक कोन इज एन ब्रांच और ऑफ वेंट ओवर द मेन वेंट। तो ये मेन वेंट है, इसकी ब्रांच एक डेवलप हो गई, ठीक। तो ये क्या बन गया? पैरासाइटिक कोन, ठीक। एनादर वॉल्केनो ओवर द स्लोप ऑफ मेन वॉल्केनो, ठीक है ना, डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है माउंट शास्तिना, ठीक। तो ये माउंट शास्तिना ओवर माउंटेन, शास्ता माउंटेन, ये यूएसए है ना। माउंट शास्ता बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा माउंटेन है यूएसए में, हालांकि मैंने भी नहीं देखा, पर ठीक है ना। पढ़ सकते हैं अपन। यही विडंबना है हमारे साथ कि हम आज तक जिस माउंटेन पर गए नहीं उसको पढ़ा रहे हैं, पर ठीक है, पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जरूरी नहीं है कि अपन दुनिया में हर जगह घूमें, ठीक है। चलो, तो फिर अपन आते हैं क्रेटर। भैया सबसे इंपॉर्टेंट अगला क्या फीचर आता है? सरफेस वाला एक्सक्लूसिव फीचर आता है क्रेटर। तो अ कप शेप्ड या सॉसर शेप्ड ओपनिंग एट द टॉप ऑफ द वॉल्केनो व्हेन फिल्ड विथ वाटर। देखो, जो क्रेटर या सॉसर शेप्ड डिप्रेशन होता है किसके ऊपर? वॉल्केनो के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेटर, ठीक। दिस कॉल्ड क्रेटर, ठीक है। और जब पानी वर्षा हुई, यहाँ पे रेनफॉल हुआ और ये पानी से भर गया, व्हेन फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम और फ्रॉम मेल्टिंग आइस, मेल्टिंग स्नो और रेन, क्रेटर लेक इज फॉर्म्ड। अगर ये पानी से भर गया तो ये क्रेटर लेक बन जाएगा। इस क्लियर है ना? क्रेटर लेक डेवलप हो जाएगा, ठीक। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से इसमें। देखिए, ये लेक है आपका, दिख रहा है, ये काल्डेरा लेक है। बेसिकली काल्डेरा बहुत बड़ा होता है क्रेटर से, क्रेटर जैसा ही होता है, लेकिन काल्डेरा कब बनता है? देखो बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आपने? कप शेप्ड या सॉसर शेप्ड डिप्रेशन होता है। फिर फर्दर आता है, अ क्रेटर लेक इन जनरल कुड बी ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, है ना, वॉल्केनिक ओरिजिन का होता है। तो वॉल्केनिक क्रेटर लेक, वॉल्केनिक काल्डेरा लेक, और ड्यू टू मेटेराइटिक इम्पैक्ट भी बन सकता है। मेटेराइट इम्पैक्ट से भी बन सकते हैं। मेटेराइट, मेटेराइट आगे टकरा गया तो क्रेटर उससे भी बन सकता है, ठीक है ना। और इन द क्रेटर लेफ्ट बाय आर्टिफिशियल एक्सप्लोजन कॉज्ड बाय ह्यूमंस, ठीक। तो एग्जांपल है लोनार लेक, इंडिया में लोनार लेक, ऑल्सो नोन एज द लोनार क्रेटर, लोनार बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, वाज क्रिएटेड बाय मेटियोर इम्पैक्ट ड्यूरिंग प्लिस्टोसीन एपॉक। तो इंडिया का फेमस लेक है ये, है ना, क्रेटर लेक। मेरे ख्याल से इंडिया का एकमात्र क्रेटर लेक है, ठीक है। तो लोनार लेक है महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। अब काल्डेरा क्या होता है? तो काल्डेरा क्या होता है? तो इन सम वॉल्केनोज द मैग्मा चैम्बर बिलो द सरफेस मे बी एम्प्टीड आफ्टर वॉल्केनिक इरप्शन। तो मैग्मा चैम्बर खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, तो पूरा विंड, जो पूरा मैग्मा पाइप है वो खाली हो जाएगा, और जो सॉसर शेप डिप्रेशन है वो भी खाली जाएगा नीचे से। क्या हो जाएगा? खाली जाएगा। तो पूरा क्रेटर जो है धंस जाएगा एक समय के बाद नीचे। तो उस कंडीशन में जब जो जो ऊपर जो सॉसर बनेगा ना, उसको बोलते हैं अपन caldera. The volcanic material above the chamber collapsed into the empty magma chamber, and the collapsed surface appears like a large subsided crater called caldera. तो large subsided crater, समझ में आई बात? तो when water from rain or melted snow gets accumulated in caldera, it becomes a caldera lake. Caldera lake is same as crater lake, देखने में दोनों सेम लगेंगे। लेक टोबा, इंडोनेशिया, formed after its super volcanic eruption, is the largest crater lake of the world, ठीक। ध्यान रखिए, लार्जेस्ट क्रेटर लेक है वर्ल्ड का, कौन सा? लेक टोबा, इंडोनेशिया, ठीक। फर्दर अपन आते हैं वॉल्केनिक प्लग, समझा चुका हूं आपको पहले, ठीक है। रेमनेंट, आसपास ये पूरा वॉल्केनो था, ठीक, इस प्रकार से। अब क्या हो गया इसका? क्या हो गया? ये पूरा इसका डिनोटेशन हो गया, वेदरिंग इरोशन हो गया, आसपास से पूरा उड़ गया, और अंदर का जो हार्ड रॉक है जमा हुआ, है ना, वो जो पाइप है वॉल्केनो का पाइप, ठीक, वो पाइप बाहर आ गया, एक्सपोजर हो गया उसका, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक प्लग। क्लियर है? फर्दर रिजेस हमें पता है, ये भी एक एक्सटेंसिव फीचर है जो बनती है मिड ओशियन में। यहां से लावा ऊपर आ रहा है, यहां से दोनों प्लेट्स खिसक रही हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये जो उठे उठे भाग जो बन रहे हैं इनको बोलते हैं अपन रिजेस। दीज आर कॉल्ड रिजेस, ठीक, रिजेस। मध्य महासागरीय कटक, क्या बोलते हैं इनको? कटक, रिजेस, ठीक है। तो अगला आता है लावा प्लेट्यू। तो मेरे ख्याल से इसको समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है ना, इसको पढ़िएगा क्या होता है ये थोड़ा सा। मैं देखो, अब थोड़ा सा फटाफट मुझे लेक्चर को एंड करना है, काफी लंबा समय हो चुका है इस लेक्चर को, ठीक है। तो आज ही मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा अपना खत्म किया जाए, क्या, वॉल्केनो वाला, कल से, ताकि अपन नया लेक्चर चालू कर सकें।
ठीक है। तो मेरे इसमें कुछ ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है। लावा प्लेट्यू आपको पता है, ये प्लेट्यू अगर लावा से बना है तो उसको लावा प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, लोएस से बना है, विंड एक्शन से बना है, सेडिमेंट से बना है तो उसको लोएस प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक, ग्लेशियर के एक्शन से बना है तो उसको ग्लेशियल प्लेट्यू बोलते हैं। तो अपन देखेंगे आगे बहुत सारे प्लेट्यूज अपन पढ़ेंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसको पढ़िएगा, एग्जाम्पल भी देखिएगा भैया, कोलंबिया प्लेट्यू यूएसए। ठीक है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ लावा प्लेट्यू। क्लिक, ठीक है। फर्दर अपन आते हैं लावा प्लेन्स। तो प्लेट्यू जैसे अगर प्लेन एरियाज बने हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज लावा प्लेन्स। ठीक, फर्दर गीजर्स, ये इंपॉर्टेंट है। गीजर्स क्या होते हैं? गीजर्स में वाटर वेपर है ना, जो जल, भूमिगत जल या अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो नीचे लावा के प्रेजेंस से गर्म होता है। गर्म होने के बाद वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और कहीं ना कहीं किसी दरार से अपना स्थान सरफेस पे आने को देख लेता है, सरफेस पे निकल आता है, तो उसको बोलते हैं अपन ग्रीजर। ठीक, तो परकोलेटेड वाटर इन द पोरस rock under the influence of intense heat by the underlying hard rock in contact with hot magma in the lower part of the crust undergoes intense expansion and gets converted to steam, resulting in high pressure. This stream of water at high pressure find a path to the surface through narrow vent, and weak zones appear at surface as geysers and hot water springs. ठीक, तो फेमस है भैया, आइसलैंड इज फेमस फॉर इट्स गीजर्स। आइसलैंड बहुत फेमस है, लेकिन ये ओल्ड फेथफुल जो गीजर है ना, और एक्सिलियर एलेक्सर गीजर्स, एक्सेल्सियर गीजर्स, गीजर जो है ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क, बेसिकली ओल्ड फेथफुल गीजर फेमस है। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए एंड ग्रैंड गीजर ऑफ आइसलैंड आर फेमस गीजर्स। ठीक, ये ओल्ड फेथफुल गीजर के बारे में और पढ़िएगा इंटरनेट से। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है, कभी जीवन में जाना हो येलोस्टोन नेशनल पार्क तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसके नीचे एक सुपर वॉल्केनो है, ठीक है, जिसके बेस पर 2012 वाली 2012 पिक्चर भी बनी है, मूवी बनी है एक। ठीक, तो अगर उससे पहले ये बर्बाद नहीं होती जगह, एक्सप्लोजन नहीं होता पूरे सुपर वॉल्केनो में, तो उसके पहले घूमे आओ, अच्छी जगह है। ठीक है, फर्दर अपन आते हैं फ्यूमरोल्स। तो देखो, अगर वाटर वेपर निकल रही है तो उसको गीजर बोलते हैं, लेकिन अगर कुछ गैसेस निकल रही है सल्फर वाली तो उसे क्या बोलते हैं? फ्यूमरोल्स। तो a fumarole is a hole in volcanic area that allows hot smoke and gases to escape through the Earth's surface at a consistent rate. तो fumaroles with sulfurous ejection is called salt tara। ध्यान रखिएगा, salt tara बोलते हैं। तो कटामी माउंटेन्स ऑफ यूएसए, वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक्स, कोह सुल्तान, फ्यूमरोल्स आर फेमस। कोह सुल्तान कहाँ पर है भैया? ईरान वाले पार्ट में। ठीक, तो ये सारे फेमस फ्यूमरोल्स भी हैं। ठीक है, फिर देखो लहार। लहार मतलब सिंपल क्या होता है? जो फ्लो होता है, मड फ्लो, हॉट मड फ्लो इसको बोलते हैं। तो लावा या वॉल्केनिक रीजन में क्या होता है? ये जो मड होता है, तो कभी कभी लावा बाहर नहीं आता, जो गर्म और पानी के साथ मिली हुई मिट्टी होती है बहुत ज्यादा गर्म, ये बाहर आती है और ये फ्लो करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लहार बोलते हैं। ठीक, समझना बात को। तो ग्लेशियर या ग्लेशियर वाले रीजन में भी देखने को मिलती है हमें। ठीक है, तो एक तरीके का सॉल्युबल फ्लो होता है ये। ठीक, लहार। चलिए आगे देखते हैं। अब इंट्रूसिव वॉल्केनिक टोपोग्राफी आती है। क्या आती है? इंट्रूसिव वॉल्केनिक टोपोग्राफी। ठीक है, तो इसमें बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल्क्स एंड डाइक्स। तो देखो, केवल शेप से ही ध्यान रखिएगा। बैथोलिथ वो रॉक होता है जो मेजरली वॉल्केनो में लावा सप्लाई करता है। समझ में आई बात? जो मेजर रॉक है, मेन रॉक आपका बैथोलिथ, ठीक, वो जो सप्लाई कर रहा है, दिस कॉल्ड बैथोलिथ, जो बहुत गहराई पे होता है। ठीक, ठीक है। अब देखो लैकोलिथ क्या होता है? देखिए, लैकोलिथ, बैथोलिथ के बाद ये बैथोलिथ हो गया। बैथोलिथ आर फॉर्म ड्यू टू स्लो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा ऑफ हॉट। ठंडा होने के बाद बात कर रहे हैं अपन, है ना। बैथोलिथ रॉक बन चुका है, तो जो बेस रॉक था वो क्या बन गया है? अब सिंपल क्या बन गया है? ठंडा हो गया है, जम गया है नीचे, और ये सारा जमा हुआ पार्ट बोल रहे हैं अपन। ठीक, लावा नहीं, अभी ये मैग्मा नहीं है। ठीक है, ये सॉलिडिफाई हो चुका है इनसाइड द अर्थ। दे आर लार्ज ग्रेनाइटिक रॉक, दे अपीयर ऑन सरफेस only after the denudation process remove the overlying material. Batholith forms the core of huge mountains and may be exposed on surface after erosion. तो ये कोर ऑफ ह्यूज माउंटेन्स था। कोर मतलब बड़े बड़े माउंटेन्स इसी इसके अंदर ही लावा के फ्लो से बने हुए हैं। समझ में बात? ठीक है, और बहुत सारे फीचर्स भी बनते हैं। तो लैकोलिथ्स क्या होते हैं भैया? अगर लावा देखो एक अलग फॉर्म में जमता है, तो देखो लावा इस प्रकार से डोम शेप्ड, अगर अंडर सरफेस, सरफेस के अंदर डोम शेप्ड फॉर्म में जमा है तो इसको अपन बोलते हैं लैकोलिथ। ठीक, तो आर लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम बिलो। तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, किससे? बैथोलिथ से। ठीक, द कर्नाटका प्लेट्यू इज स्पॉटेड विद डोम हिल ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स, मोस्ट ऑफ दीज नाउ एक्सफोलिएटेड आर एग्जांपल्स ऑफ लैकोलिथ
और बैथोलिथ। ठीक, तो ये लैकोलिथ और बैथोलिथ का एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, और एक्सफोलिएशन क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा, है ना, जब मैं आपको वेदरिंग और इरोजन पढ़ाऊंगा। ठीक, तो लैकोलिथ केवल एक फॉर्म है, अगर डोम शेप्ड में जमता है सरफेस के नीचे तो क्या कहलाएगा वो, लैकोलिथ। फिर आता है लोपोलिथ। ठीक है, तो देखो अगर इस प्रकार डोम शेप्ड में जमा तो क्या बन गया, लैकोलिथ। और अगर उल्टे शेप में मतलब सॉसर शेप में जमा, सॉसर शेप में अगर जमा लावा तो क्या बन गया वो, लोपोलिथ। तो इट इज द सॉलिडिफाइड लावा ऑफ बेसिन रीजन, बेसिन फॉर्म में जमा है, सॉसर शेप्ड में जमा है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इट डेवलप्स इनटू सॉसर शेप कॉनकेव टुवर्ड्स सरफेस बॉडी, तो सरफेस की तरफ से क्या है, कॉनकेव है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से लोपोलिथ कहलाता है डिपोजिशन जो होता है सरफेस के नीचे, है ना। फिर होता है फैकोलिथ। तो फैकोलिथ क्या होता है, वेवी मास, मतलब एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के फॉर्म में अगर जमा है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से एंटीक्लाइन और सिंक्लाइनल वैल्यूज में अगर जमा है, यहां पे जम गया लावा, फिर यहां पे जम गया लावा। ठीक है, तो एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन फॉर्मेशन में है अगर, देखो ये एंटीक्लाइन फॉर्मेशन है, ठीक, और ये सिंक्लाइन फॉर्मेशन है। समझना, मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं कलर। देखिए ये एंटीक्लाइन फॉर्मेशन है, ठीक, और ये सिंक्लाइनल फॉर्मेशन है। तो एंटीक्लाइनल और सिंक्लाइनल फॉर्मेशन में जो लावा जमता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फैकोलिथ। अ वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स एट द टाइम्स इज फाउंड एट द बेस ऑफ सिंक्लाइनल और द टॉप ऑफ द एंटीक्लाइन इन फोल्डेड इग्नियस स्ट्रेटा। तो फोल्डेड रीजन्स में अपने को मिलता है कभी कभी ये। सच अ वेवी मटेरियल हैव अ डेफिनेट कंडुइट टू सोर्स बिनेथ इन फॉर्म ऑफ मैग्मा चैम्बर्स। तो मैग्मा चैम्बर्स से सोर्स से जुड़ा होता है ये, और हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है फोल्डेड स्ट्रक्चर्स में। तो इसको बोलते हैं अपन फैकोलिथ। ये पूछे गए हैं यार इसलिए पढ़ा रहा हूं, है ना, नहीं तो इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो कभी कभी पूछता है कि इंट्रूसिव टोपोग्राफी पर आप चर्चा कीजिए जो वॉल्केनो बनाता है। ठीक, तो अपने को सीएससी लिखना है, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, है ना। और बहुत से लोग इस चैप्टर को रॉक्स के साथ पढ़ाते हैं, पर ये वॉल्केनो के साथ ज्यादा बेहतर है। ठीक, फर्दर अपन देखते हैं। देखिए ये इस प्रकार से ये लैकोलिथ है, इस प्रकार जमा हुआ है ये, ठीक है ना, है ना। ये सॉसर शेप लोपोलिथ, सॉसर शेप डिप्रेशन। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये फैकोलिथ है, ठीक, फैकोलिथ फॉर्म्ड एंटीक्लाइन सिंक्लाइन वैलीज में फैकोलिथ फॉर्म्ड होता है। ठीक, ये बैथोलिथ है आपका बेस रॉक। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये दिस इज व्हाट बैथोलिथ इज। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से क्लियर रहना चाहिए। फर्दर अपन देखते हैं सिल्स एंड डाइक्स क्या होता है। तो भैया अगर हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन है कहीं पर लावा का तो उसको बोलेंगे सिल, और वर्टिकल डिपोजिशन है कहीं लावा का तो उसको बोलेंगे डाइक। ठीक, तो इसको एक बार पढ़िएगा, सिल्स और डाइक को, सिंपल नथिंग, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है, एक बार पढ़िएगा इसको। ठीक, तो बैथोलिथ से जो लावा फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं सिल्स और डाइक्स के फॉर्म में भी जमा होता है। जब ये ऊपर की परत हट जाएगी किससे, किसके कारण, इरोजन के कारण, तो ये सारा जो स्ट्रक्चर जमीन के नीचे जो लावा द्वारा बनाया गया है ये सरफेस पे आ जाएगा, है ना। तो महाराष्ट्र के एरिया में डेक्कन ट्रफ के रीजन में बहुत सारा अपने को देखने को मिलता है कि भाई पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान है पत्थर की। तो वो क्या है, बेसिकली वो पुराना रॉक है जो अंदर था, बाहर का मिट्टी रेनफॉल कारण और इरोजन कारण हट गया है, तो अंदर का जो हार्ड रॉक है वो एक्सपोज हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिज्म के इफेक्ट। ठीक, तो भैया पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट भी है। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि ये सारे इफेक्ट मैं आपको इस लेक्चर के दौरान पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक, कि क्या पॉजिटिव क्या है वॉल्केनो के और नेगेटिव्स क्या हैं। ठीक है, तो ये वॉल्केनिक गैसेस निकलती हैं इससे, बताया मैंने आपको, सुनामी जनरेट भी हो सकती है इससे। ठीक है, लार्ज एक्सप्लोजन होते हैं, है ना, ओजोन डिप्लीशन भी होता है, एसिड रेन भी होता है, न्यूक्लिएशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर विंटर्स भी आती है, ध्यान रखिएगा, क्लाउड फॉर्मेशन, SO2 गैस। तो प्लीज थोड़ा सा इसको पढ़िएगा। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पढ़ा दूंगा भैया, कोई टेंशन नहीं, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक, पर आज थोड़ा सा ये क्लास मुझे फटाफट खत्म करनी है, तो मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट दे रहा हूँ वो भी लिख कर। ठीक, तो टूरिज्म एंड रिसर्च के लिए भैया पॉजिटिव इफेक्ट्स है ना, वॉल्केनिक मटेरियल इज अ सोर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड बिल्डिंग मटेरियल, है ना। द हीट ऑफ द अर्थ इंटीरियर इन एरियाज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज इज यूज्ड टू जनरेट जियोथर्मल एनर्जी। तो बहुत सारे फायदे भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं अर्थक्वेक के, सॉरी इसके वॉल्केनिज्म के। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज बाहर आते रहते हैं भैया। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों को पढ़िएगा एक बार। क्लियर है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको इस लेक्चर में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं पहले, है ना। ये माउंट विजुवियस का 79 AD का जो एक्सप्लोजन था वो भी अपन ने देखा था, डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, नेगेटिव इफेक्ट हो गया ये। ठीक है, तो प्लीज इसको देखिएगा। ठीक, और फर्दर जो भी डाउट्स हैं, है ना, आप मुझे बताइएगा।
जो भी आपके डाउट्स हैं, तो ये अपना लिंक है भैया, unacademy_अनुराग शर्मा। ठीक, किसका लिंक है ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो डाउट्स के लिए, नोट्स के लिए इस चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपको यहीं से प्राप्त होंगी। ठीक, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल मुझसे संपर्क करें आप इस पर। ठीक है, तो इस लेक्चर में थोड़ा सा मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा यार, हर कुछ चीज़ चम्मच से नहीं मिलेगी, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो डाउट्स निकलेंगे, और डाउट्स निकलेंगे तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। ठीक, लगभग लगभग मैंने आपको 99% पढ़ा दिया है, 1% केवल होमवर्क दिया है, वो प्लीज़ करिएगा। वो भी करवा सकता हूँ अभी, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है मेरे साथ। ठीक है, तो फिर भी बाकी आप डाउट्स के लिए ज्वाइन करिए मेरा ग्रुप। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं अनअकैडमी पर, ठीक है, उसमें अगर आप 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट के लिए प्लीज़ आप अनुराग27 कोड को अप्लाई कीजिए। ठीक, तो बिल्कुल मुझे आप बताइए, ग्रुप पर कमेंट्स में बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा और क्या डाउट्स हैं आपके। ठीक है, चलिए, जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें फिर अपन एक्सोजेनेटिक फोर्सेस चालू करेंगे। ठीक है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस हमने दोनों ही, डायस्ट्रोफिक और कैटास्ट्रोफिक दोनों पढ़ लिए हैं। ठीक, अब अपन एक्सोजेनेटिक फोर्सेस चालू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।